हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो नमस्कार आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। आज हम लोग जेईई मेन सिलेक्शन एक्सप्रेस का ये लास्ट टॉपिक जो रह गया था, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसको आज हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं आपका जेईई मेन का अटैम्प्ट थोड़ा आगे पोस्टपोन हो गया है, तो इससे आपको एक एक्स्ट्रा 3-4 दिन का जो एज मिला है ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आपके रिजल्ट में। ऐसा भी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी दुआ भी करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सब लोगों को बहुत एक बेसिक सी चीज़ समझाता हूँ। राइट, बहुत सारे बच्चे को लगता है सर तुक्का मार देंगे, सर गट फीलिंग हो जाएगी, गट फीलिंग आ रही थी और इस चक्कर में निगेटिव मार्क आ गए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, बहुत बच्चों ने अपनी एक्यूरेसी को इस लेवल पे बिगाड़ रखा है कि उनका जितना पॉजिटिव, जितने क्वेश्चन सही होते हैं उतने क्वेश्चन गलत भी होते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। गलत होने में एक तो हाथ सिली मिस्टेक का है और दूसरा हाथ भाई साहब आपकी गट फीलिंग का है। समझ रहे हैं ना आप बात को मेरी, है ना। तो अब ये गट फीलिंग बेसिकली होती क्या है, मैं आपको बहुत बेसिक चीज समझाऊं। गट फीलिंग होती क्या है? गट फीलिंग होती है कि जब आप किसी एक्सपीरियंस के करस्पॉन्डिंग आपको अंदर से एक अर्ज आता है। अर्ज क्या होता है कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा होगा। मतलब यू हैव बीन इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड देन यू रियलाइज कि यार हाँ, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कुछ मेरे साथ इस तरीके से रिएक्शंस आए थे, तो इन द सिमिलर वे चीजें ऐसा होंगी। इसको हम गट फीलिंग बोलते हैं। मतलब गट फीलिंग का मतलब ये थोड़ी होता कि अचानक से भगवान ने ऊपर फेंका, शू ये गट फीलिंग आ गई, ऐसा नहीं होता ना। गट फीलिंग मतलब बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, कितने बिटर हैं, कितने गंदे एक्सपीरियंसेस हैं, कितने डिफिकल्ट एक्सपीरियंस आपके हैं, उस पर बेस्ड आपको वो फीलिंग्स आती हैं। इसलिए जीवन में गट फीलिंग अगर आपको सही हासिल करनी है तो भाई साहब सही एक्सपीरियंस हासिल करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिक्स्थ सेंस, आपकी थर्ड आई बहुत अच्छा काम करे, तो उसका सिंपल मतलब होता है कि आप एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करें। और वो एक्सपीरियंस आपको मिलता है जब आप कुछ करते हैं, और जब आप कुछ करते हैं मतलब आपका हाथ चलेगा, आपके दिमाग चलेगा, आपकी आंखें चलेंगी, आपके सेंसरी ऑर्गन्स काम करेंगे, तो उनके अंदर वो फीलिंग्स स्टोर होती हैं, उनके अंदर वो सेंसेस स्टोर होते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग आप बातचीत कर रहे होते हैं। तो कृपया करके मेरे जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी बच्चों से मेरा पहला अनुरोध यही रहेगा कि अगर आप अपनी गट फीलिंग, सिक्स्थ सेंस, थर्ड आई इस पर विश्वास रखते हैं तो अपने एक्सपीरियंस को रिच करो। और एक्सपीरियंस को रिच करने का मतलब अपने हार्ड वर्क पे लगो, अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाओ। तो जितना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ आप जाएंगे, जितने ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ आप जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस और अच्छा होता जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी इंक्रीज करिए, मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का बहुत शानदार सा, बहुत प्यारा सा टॉपिक, सेमीकंडक्टर। पहले जल्दी से हम लोग एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि सारी चीजें हो जाएं। आपको सभी को पता है कि सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं तो बेसिकली 3 तरीके के मटेरियल हमारे पास होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स। अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी काफी कम होती है, 10⁻² से 10⁻8 की रेंज में जाती है। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसकी रेजिस्टिविटी 10⁻5 से 10⁻6 ओम, ये काफी ज्यादा वेरी करती है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अगर आप देखेंगे 10⁻5 से 10⁻6 इस रेंज तक इसकी रेजिस्टिविटी वेरी करती है। तो याद रखिए कि इसकी रेजिस्टिविटी का वेरिएशन बहुत हाई रहता है। द सेम थिंग गोज विद द कंडक्टिविटी ऑल्सो। एंड द सिमिलर वेज वी कैन डिफाइन इंसुलेटर। इनकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा हाई रहती है, ये ऑलमोस्ट रजिस्टर की तरह बिहेव करते हैं। कंडक्टर की कंडक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग रहती है, 10⁻2 से 10⁻8 तक होती है। 1 रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी रेशियो आपको पता होगा, रो इज इक्वल टू 1/σ या सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। जस्ट इनवर्स रेशियो रहता है। रेजिस्टिविटी जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो टेम्परेचर के साथ कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होगा वो घटेगा, इसका अल्फा जो होता है वो नेगेटिव होता है, और इंसुलेटर का भी अल्फा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो नेगेटिव रहता है। कंडक्टर का फ्लो, अगर आप बात करें कंडक्टर के अंदर जो फ्लो होता है करंट का, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल दो लोग होते हैं या दो कैरियर होते हैं जो बेसिकली चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे होते हैं, जिनके कारण चार्ज मूव कर रहा होता है, राइट।
और इनके अंदर करंट फ्लो ही बहुत रेयर होती है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस जब आप बात करें तभी इंसुलेटर में करंट का फ्लो पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर आप बात करें एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो कंडक्टर के अंदर यहां पर कोई गैप नहीं होता है, मतलब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं, सभी को पता है। तो ऑलमोस्ट तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में वो बहुत ईजिली मूव कर जाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि अगर सिलिकॉन मतलब मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं, जर्मेनियम सिलिकॉन की बात करूं, तो यहां पर एनर्जी गैप होता है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, जो कि बहुत छोटा होता है, रूम टेम्परेचर पे अचीवेबल होता है, लेकिन हाँ रहता है, राइट। और अगर बात करो इलेक्ट्रॉन की तो इनके बीच में भी गैप होता है, इस गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला जाता है। बेसिक पॉइंट है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। आपको पता है एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। याद रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट है हर एक थ्योरी पार्ट, क्योंकि अभी करंटली सेमीकंडक्टर में कुछ थ्योरीज भी आई हैं, तो थ्योरी को छोटे छोटे तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि फटाफट एक क्विक रिवीजन करेंगे और पूरी थ्योरी को रिवाइज करेंगे। अनडाउटेडली हम लोग इतना समय नहीं है कि हम एक एक चीज को समझा पाए, लेकिन हम क्विकली रिवाइज करते हुए फिर हम 15 क्वेश्चन जो अपने वो करने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव्स का भी रिवीजन करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। तो 0 केल्विन पर जो आपका कंडक्टर होता है इट बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर एंड अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसके ऊपर की बात करें तो ये जंप कर जाता है, तो ये एक पुअर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाने लग जाते हैं वैसे वैसे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी बढ़ने लग जाती है और ये एक अच्छे कंडक्टर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। सेमीकंडक्टर की सबसे खूबसूरत बात, सबसे अच्छी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके कारण सेमीकंडक्टर चैप्टर को एक अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है। कंडक्टर को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ पढ़ लिया था, लेकिन सेमीकंडक्टर को अलग से इतनी ज्यादा रेपुटेशन क्यों दी जाती है, इसकी इतनी ज्यादा रेपुटेशन क्यों है? क्योंकि सेमीकंडक्टर वो चीज है जिसका रेजिस्टेंस हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें फ्लो ऑफ करंट, हम फ्लो ऑफ चार्ज डेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ चार्ज इसके अंदर रखना है, कितना फ्लो ऑफ चार्ज हमको मेंटेन करना है, उन सब पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये वो वाली प्रजाति है जिन पूरी प्रजाति पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए एटम बॉम्ब हम बोलते हैं यूजफुल है, हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब एक ऐसी चेन रिएक्शन होगी जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका उपयोग की बात नहीं करते। लेकिन एटम बॉम्ब की बात करें तो हम बोलते हैं कि हाँ उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उसके उपयोग की बातचीत हम जरूर करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनका उपयोग सबसे ज्यादा इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके अंदर कंट्रोल्ड फ्लो होता है। तो ये लगाम लगे हुए घोड़े हैं और जो कंडक्टर्स होते हैं ये बेलगाम घोड़े होते हैं, बस एक बार आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ भागना चालू, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर टेम्परेचर की करस्पॉन्डिंग आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो जब सेमीकंडक्टर प्योर होते हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो मेजरली प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। करस्पॉन्डिंगली अब डोपिंग की बात करें तो क्या होता है, इन सेमीकंडक्टर्स को और उपयोगी बनाने के लिए और इसकी कंडक्टिविटी को फर्दर और बढ़ाने के लिए, इसके कंट्रोलिंग पावर को फर्दर और इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटी। डोपिंग का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटी। क्या मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटी? मतलब इंप्योरिटी का मिक्स कर देना। तो जब भी कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट, बेसिकली जो इंप्योरिटी है वो फॉर सेलेक्टिव रीजंस हम सेलेक्टिव रखते हैं, राइट। हमारे पास बेसिकली जो इंप्योरिटी की हम बात करते हैं ये दो तरह की इंप्योरिटीज होती है डोपिंग में, एक होती है पेंटावेलेंट और एक होती है ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट की बात करें तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अगर मैं उसकी बात करूं, ट्राइवेलेंट की बात करूं तो आपका एल्यूमिनियम हो गया, ये आपकी बेसिक इंप्योरिटीज हैं। वो यहाँ पे गैलियम हो गया, वो आपकी इंप्योरिटीज जो है वो ट्राइवेलेंट में एग्जिस्ट करती हैं, राइट। अगर मैं इंप्योरिटी का कंसंट्रेशन की बात करूं तो कंसंट्रेशन जो होता है वो 1:10⁶, मतलब जो प्योर से और इंप्योर के बीच का रेशियो रहता है, इंप्योर और प्योर के बीच का जो रेशियो रहता है 1:10⁶ का रहेगा और ये 1:10⁻10। मतलब अगर इंप्योर 1 है तो 10⁶ में एक इंप्योरिटी होगी। जब 10⁶ मॉलिक्यूल होंगे वहां पर एक मॉलिक्यूल दूसरे का होगा। 1:10⁻6 का मतलब कितना है कि 1 मिलियन, 1×6 का मतलब हो गया 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ सिलिकॉन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ आर्सेनिक। तो ये जो है, ये जो इसको बोलते हैं पीपीएम, क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। इसको बोला जाता है 1 ppm।
इसको हम लोग नाम देते हैं 1 ppm। इस तरीके से भी बच्चों इसको बोलते हैं। तो 1 ppm का मतलब हो गया 1 पार्ट पर मिलियन। तो अगर एक 10⁻⁶ मॉलिक्यूल के बीच में एक इंप्योरिटी है तो इसको हम बोलते हैं 1 ppm की इंप्योरिटी। इसी तरीके से 10⁻10 मॉलिक्यूल में अगर एक है तो ये और भी लेस इंप्योरिटी होती है, और भी लेस डोपिंग होती है। तो डोपिंग को बढ़ाते हैं तो जनरली डोपिंग इनके बीच में रहती है। मैक्सिमम डोपिंग होती है 1 ppm की, और बाकी उससे कम 10⁻10 तक हम कराते रहते हैं। आपने कहा सर जनरली अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 1:10⁸ का एवरेज रहता है। जो बेसिक मेथड है वो दो तरीके होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन मेथड जो सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है, और दूसरा होता है एलॉय मेथड। इन दो मेथड से हम डोपिंग कर सकते हैं। डोपिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमने 1 मिलियन सिलिकॉन निकाले फिर उनके बीच में एक जर्मेनियम फेंक के मार दिया, सॉरी उनके बीच में एक आर्सेनिक या एंटीमनी कोई फेंक के मार दिया। इस तरीके से हमारी डोपिंग नहीं होती है बच्चों। डोपिंग करने के लिए हम लोगों को प्रॉपर मैथोलॉजी यूज करनी पड़ती है, वो डिफ्यूजन के माध्यम से या फिर अलॉय मेकिंग के माध्यम से या फिर थर्मल वैल्यूज भी होती है, उसके तरीके से हम डोपिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेजरली जो होते हैं वो ये दो मेथड होते हैं, अलॉय और डिफ्यूजन, इनके माध्यम से डोपिंग की जा सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जो आपको समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं हूं तो सेमीकंडक्टर की बात करें तो बेसिकली अब सेमीकंडक्टर 3 तरीके हो गए, भैया 2 तरीके बोले तो इंट्रिंसिक मतलब जिसमें कोई डोपिंग नहीं है, नो डोपिंग मतलब इसको बोलते हैं प्योर, नो डोपिंग, इसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम शुद्ध सोना है, शुद्ध खरा है। इसमें जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों ही सेम रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स मेरे प्यारे बच्चों इस केस में कैसे बराबर है, सेम है। तो Ne बराबर NH इज इक्वल टू Ni, ठीक है ना। आपने कहा वेरी गुड। अगर मैं एक्सट्रिंसिक की बात करूं, एक्सट्रिंसिक का मतलब हो गया डोपिंग कर दी गई है। अब डोपिंग 2 तरीके की जैसे होता है, एक होती है पेंटावैलेंट और एक होती है ट्राइवैलेंट। तो पेंटावैलेंट का मतलब होता है एन टाइप, पेंटावैलेंट का मतलब क्या होता है एन टाइप। एन टाइप का मतलब होता है निगेटिव टाइप के, मतलब यहां पर निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में होगा तो निगेटिव टाइप बोल सकते हैं, ऐसा ही समझा जा सकता है। और पी टाइप का मतलब हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये पॉजिटिव टाइप है, इसमें एक्स्ट्रा होल्स जनरेट होते हैं, तो ये हो गए पॉजिटिव टाइप्स। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रहते हैं और यहां पर होल्स एक्सेस में रहते हैं। याद रखिएगा एक्सेस का मतलब ये नहीं कि इसमें निगेटिव चार्ज है और इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसका ये मतलब नहीं। इसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मिल जाते हैं। नेट पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है, नेट मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल रहेगा, नेट मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल है। बस जब आप एक पेंटावैलेंट एटम की डोपिंग करा देते हैं तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की ज्यादा प्राप्ति हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्शन में बढ़ जाते हैं और होल्स की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है, मतलब ये ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NH। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल रहेगा, मॉलिक्यूल में कोई एक्स्ट्रा चार्ज कहीं से आया नहीं है, बस चार्ज ने अपनी लोकेशन चेंज करी है, वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया है जिसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा चार्ज था तो जिसके करस्पॉन्डिंग कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है इंप्योरिटी के कारण। इन द सिमिलर वे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज की जो बात करें तो ट्राइवेलेंट मतलब यहां पर 3 बॉन्ड होते हैं, तो एक जगह खाली होती है तो ऊपर से एक को नीचे बुला लेते हैं, क्या कर लेते हैं ऊपर से एक को नीचे बुला लेते हैं। बोले यही करते हैं कि नहीं करते ट्राइवेलेंट में, तो नीचे होल्स की जनसंख्या ज्यादा रहती है और ऊपर से कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी नीचे आके सेटल होते जाते हैं, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। और चूंकि जितने भी ये एटम है गैलियम, बोरॉन या एल्युमिनियम के जिसकी भी हम बात करें, इन सब में 3-3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर में, तो ये चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेते हैं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन भागता रहता है जिसके करस्पॉन्डिंग जगह जगह पर वाइड जनरेट होते रह जाते हैं, जिसके जगह जगह पर होल जनरेट हो जाते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग NH की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू Ne। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बेसिक बातें ध्यान रखनी है, राइट। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड बिल्कुल यहां पर रहेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो बैलेंस बैंड से कोई एनर्जी मिल गई, एनर्जी अगर यहां पर बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग मिल गई तो उसको मिल गई, जंप करके ऊपर भाग गया। जब डोनर आ जाते हैं तो डोनर का इंप्योरिटी लेवल जो होता है, अगर मैं बात करूं फॉर द केस ऑफ एन टाइप, एन टाइप का मतलब डोनर है, एन टाइप का मतलब क्या हो गया डोनर है, डोनर का मतलब इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो डोनर इंप्योरिटी लेवल जो होता है वो कंडक्शन बैंड के करीब होता है। किसके करीब होता है मेरे प्यारे बच्चों? कंडक्शन बैंड के करीब होता है, सॉरी वो कंडक्शन बैंड के पास होता है, मतलब इसकी दूरी कंडक्शन बैंड से काफी कम होती है, बैलेंस बैंड से ऊपर की तरफ लाई कर रहा होता है, राइट। इसको बोलते हैं डोनर इंप्योरिटी लेवल, जिसके कारण डोनर के इलेक्ट्रॉन जल्दी से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। और इसी पर बेस्ड एक बार अभी क्वेश्चन भी आ गया फर्मी लेवल का भी, तो फर्मी लेवल आप बेसिक दिमाग में इससे, क्योंकि फर्मी लेवल पे क्वेश्चन आज तक नहीं आया था और फर्मी लेवल जनरली आपके सिलेबस में नहीं दिखाया जाता है, लेकिन पूछ लिया गया क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा समझ लीजिएगा। फर्मी लेवल का मतलब हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन तो इन बैंड के बीच में भागते दौड़ते रहते हैं ना, एक्चुअल कंडीशंस की बात करोगे तो भागते दौड़ते रहते हैं, राइट।
तो जब ये भागते दौड़ते रहते हैं तो वो लेवल, वो एनर्जी का लेवल जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड एज द फर्मी लेवल। तो सामान्यतः जिस तरफ कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर सबसे ज्यादा है वही फर्मी लेवल डिफाइन किया जाता है। अगर इंट्रिंसिक की बात करें तो फर्मी लेवल एग्जैक्टली बीच में होगा। अगर एक्सट्रिंसिक की बात करें तो एन टाइप में फर्मी लेवल थोड़ा ऊपर की तरफ होगा क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स ऊपर की तरफ ज्यादा है। अगर मैं एक्सट्रिंसिक की बात करूं, सॉरी पी टाइप की बात करूं, तो फर्मी लेवल जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ होता है। तो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि डोनर का इंप्योरिटी लेवल जहां पर होगा या एक्सेप्टर का इंप्योरिटी लेवल जहां पर होगा वही लेवल लगभग अपना फर्मी लेवल भी रहता है। फर्मी लेवल की अगर डेफिनेशन को समझने की कोशिश करोगे तो बेसिक डेफिनेशन निकल के आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना जिस एनर्जी लेवल पे सबसे ज्यादा होती है उसको हम बोल देते हैं फर्मी लेवल। यहां पर अगर बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के साथ दोनों मिक्सअप रहते हैं। यहां पर जो करंट होती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों कारण बह रही होती है। यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है, यहां पर होल्स के कारण फ्लो होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में लाई करते हैं, लेकिन यहां की जो करंट होती है वो बैलेंस बैंड के थ्रू फ्लो करती है और बैलेंस बैंड में ही आपके होल्स लाई कर रहे होते हैं। यहां पर एच वैल्यू बहुत छोटी होती है। करंट के फ्लो ने कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स दोनों होते हैं, यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां पर सिर्फ होल्स होते हैं। इन दोनों को ध्यान रखना है। बॉडी पूरी की पूरी इंटायर न्यूट्रल रहेगी, ये चीजें बिल्कुल दिमाग में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर बात कर लूं तो मैं एक छोटी सी बात को समझ सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स आर इक्वल, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां पर होल्स ज्यादा, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन दिमाग में रखते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। मास एक्शन लॉ बोलता है एन आई का स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे, दैट इज एन ई इंटू एन एच। मतलब एन ई इंटू एन एच का जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लीकेशन ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। ये बात दिमाग में बैठा के रखनी बच्चों। नेक्स्ट आता है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर मैं रेजिस्टिविटी और सेमी कंडक्टिविटी की बात करूं तो रिलेशन बिटवीन द कंडक्टर आई एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इज सिंपली डिफाइंड एज आई बराबर एन ई ए वीडी, जैसा कि अपने को पता है। तो करंट डेंसिटी आई बराबर आई अपॉन ई हो जाएगी और जे बराबर एन ई इंटू म्यू ई, वेयर म्यू इज डिफाइंड एज द मोबिलिटी। कहां लिखा है? म्यू इज डिफाइंड एज द मोबिलिटी। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट शेयर जो है वो यही वाला है। अगर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा शेयर समझने की कोशिश करोगे तो ये लाइन है, जे बराबर एन ई इंटू म्यू ई। म्यू ई को सिंपली हम डिफाइन करते हैं मोबिलिटी के माध्यम से, और हम यहां पर देख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू या 1/ρ, यहां से ऐसे हम लिख भी सकते हैं। तो जब एन ई बराबर एन एच होगा तो क्या चार्ज, देखो दो चीजें बदलती हैं। अगर मैं बात करूं तो एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन न बोल के ऐसे बोल दिए नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। और म्यू इज कॉल्ड एज द मोबिलिटी। म्यू को हम क्या बोल देते हैं? मोबिलिटी, राइट। तो अगर हम यहां पर बहुत सिंपल सी चीज को समझने की कोशिश करें तो दो चीजों में फर्क होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन के साथ। किन किन चीजों पर? एक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अलग होंगे, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग होंगे। ये दोनों चीजें हमने आपको बताई हैं। यहां पर एन ई बराबर एन एच के बराबर होगा, तो आप बोलते हैं एन ई वी ई और वी एच, मतलब दोनों की वेलोसिटी। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो यहां पर दोनों के लिए ई अलग, ई भी सेम होगा। तो अगर मैं यहां पर बात करता तो वी ई और वी एच, तो यहां से म्यू म्यू एच बाहर आ जाता और यहां पर ई, अच्छा कंडक्टिविटी लिखा है सॉरी, तो यहां से वी वी एच वैल्यू डालेंगे तो एन ई इंटू वी ई प्लस, यहां से अगर मैं इसको म्यू के टर्म्स में लिखने की कोशिश करता तो म्यू, क्योंकि रेजिस्टिविटी इसकी म्यू ई होती, म्यू इंटू ई प्लस म्यू एच इंटू ई, ई बाहर आ जाएगा बच्चों, तो एन ई इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच इंटू ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। पी टाइप की बात करोगे तो एन एच की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, पी टाइप है तो एन एच बहुत ज्यादा होंगे, तो एन ई ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इस केस से एन एच को हटा दो, एन ई रह जाएगा। उस केस में एन ई बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एन एच नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसको गोली मार सकते हो। तो ये बेसिक फॉर्मेट है करंट के फ्लो करने का इन द रजिस्टर इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। जो पी टाइप और एन टाइप में करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट का क्या रिलेशन रहेगा, ये रिलेशन, ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए कृपया करके इसको बहुत ध्यान से दिमाग के अंदर बैठा के चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डेप्लीशन लेयर। अगर मैं डेप्लीशन लेयर की बात करूं तो जब भी पी और एन टाइप जंक्शन को आपस में मिलाया जाता है, याद रखिएगा पी और एन टाइप जंक्शन को ऐसा नहीं होता कि ऐसे लेके ऐसे चिपका देते हैं, मिल गए, ऐसा नहीं होता। इनको मिलाने के लिए भी प्रॉपर डोपिंग के साथ ही मिलाया जाता है। एट द टाइम ऑफ डोपिंग मिलाया जा रहा होता है। जब डोपिंग की जा रही होती है तो इस तरफ की डोपिंग पी टाइप करते हैं, इस टाइप के एन टाइप, या इस तरफ के एन टाइप करेंगे, उधर की पी टाइप करेंगे।
तो इस तरीके से दोनों का मिक्सिंग होती है। जब दोनों की मिक्सिंग होती है तो इधर भी न्यूट्रल था, इधर भी न्यूट्रल था, दोनों तरफ न्यूट्रल न्यूट्रल एलिमेंट थे, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन एक में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं जो रेडी टू मूव है, और एक में होल्स बैठे हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचने को तैयार बैठे हुए हैं, तो क्या होता है, इनमें प्यार भरा मिलन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और प्यार भरा मिलन जो ये प्रारंभ होता है बच्चों, एक सेकंड, क्या हो गया, हाँ एक सेकंड बच्चों ना, तो इन दोनों के बीच में प्यार भरा मिलन स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि इधर के होल कंबाइन होना स्टार्ट करते हैं, तो जब यहां से होल निकल के जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, तो जैसे जैसे आप समझो यहां के इलेक्ट्रॉन निकल के इधर की तरफ भाग गए और यहां के होल्स निकल के इधर की तरफ आ गए, यहां पर होल्स थे और यहां पर होल्स थे और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए थे। तो जब दोनों का मिलन हो जाता है तो जैसे होल निकल के जाएंगे तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण के बीच में एक डेप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है। डेप्लीशन लेयर का मतलब एक तरफ नेगेटिव चार्जेस और एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाती है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाती है, तो एक तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन होगा और एक तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन होगा। जहां पर एन टाइप है, यहां पर एन टाइप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप का मतलब होता है होल्स। इसको याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलेंगे यहां पर जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आए वहां पॉजिटिव बच जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन आए हैं वहां नेगेटिव हो जाएगा। तो बेसिक सी बात समझेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, यहां पॉजिटिव का डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बन जाएगी अपोजिट दिशा में, जिसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। तो यहां से यहां जाने पर एक पोटेंशियल इंक्रीमेंट वैल्यूज आ जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। मतलब अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां जाना है तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, मतलब उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि वो यहां से यहां तक पहुंच सके। तो इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। मतलब अब यहां से यहां जाना इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि इधर से इधर की तरफ आप जाने की कोशिश करेंगे, मतलब किसी पॉजिटिव चार्ज का जाना अब आसान नहीं रहा, तो इधर के होल इधर की तरफ आप शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो फ्लो ऑफ करंट नहीं हो पाएगा, ये याद रखिएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर की बात करें, तो कांटेक्ट पोटेंशियल की बात करें, तो जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसर्स ड्यू टू द पोटेंशियल बैरियर E इज इक्वल टू V/D, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेंज आती है वो लगभग 10⁵ वोल्ट पर मीटर के करस्पॉन्डिंग निकलकर आ जाती है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। बेटा इसके बाद आते हैं दोनों, अब अगर मैं इनके कनेक्शन की बात करूं तो इन सेमीकंडक्टर को PN को दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, एक फॉरवर्ड बायस में और एक रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस का मतलब हो जाता है कि P को पॉजिटिव से जोड़ो और N को नेगेटिव से जोड़ो, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। और रिवर्स बायस का मतलब होता है कि P को नेगेटिव से जोड़ो और N को पॉजिटिव से जोड़ दो, इसको बोलते हैं नेगेटिव रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस के केस में इसकी कंडक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, रेजिस्टेंस बहुत छोटा रहता है, 10⁻⁵ की रेंज का रहता है, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो जाता है, कंडक्शन आसान हो जाता है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो जाती है, PN जंक्शन प्रोवाइड वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन, ऑर्डर ऑफ द फॉरवर्ड करंट इज इन मिली एम्पियर, जो ऑर्डर होता है वो मिली एम्पियर में होता है। आपने कहा सर वेरी गुड। और करंट फ्लोज मेनली ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर, जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं उनके कारण करंट जो होती है वो फ्लो कर रही होती है, रेजिस्टेंस बहुत कम लग रहा होता है, तो ऑलमोस्ट करंट आगे की तरफ भाग रही होती है। तो ये छोटा सा बस बैरियर होता है, वंस दैट बैरियर इज क्रॉस करंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाती है, तो ये फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो निकल के आ जाता है। अगर मैं रिवर्स बायस की बात करूं तो रिवर्स बायस का मतलब होता है विरोध करना, अपोज करना। यहां पर अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, डिप्लीशन लेयर बढ़ जाता है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाता है। तो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाता है, PN जंक्शन प्रोवाइड जो करता है वो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने लग जाता है, बहुत छोटी करंट फ्लो करती है, माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो करती है, उसको आप छोड़ सकते हैं, इवन नैनोमीटर की करती है, नैनोमीटर की। करंट फ्लोज मेनली ड्यू टू द माइनॉरिटी करंट, जो भी करंट फ्लो करती है वो माइनॉरिटी कैरियर करंट फ्लो करती है, मेजर कैरियर करंट का फ्लो नहीं होता है। जो भी करंट फ्लो हो रहा होता है वो माइनर ड्रिफ्टिंग इन द बैलेंस बैंड में जो ड्रिफ्टिंग चल रही है होल्स की, उसके कारण ही फ्लो होता है, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं होता है फ्लो होने का। आपने कहा सर वेरी गुड। मैंने कहा देखो फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व जैसे बात करेंगे तो अचानक से जैसे ही नी वोल्टेज, जिसको हम बोलते थे बैरियर वोल्टेज, जैसे ही नी वोल्टेज क्रॉस करते हैं अचानक से बढ़ जाता है। तो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 100 ओम के बराबर आ रहा है। और अगर ऑर्डर ऑफ नीड की बात करें तो जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है, जिसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल का नाम भी देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं
जनरली R upon RF, मतलब रेजिस्टेंस इन द रिवर्स बायस एंड रेजिस्टेंस द फॉरवर्ड बायस इज इन द रेशियो ऑफ 10 की पावर 3 to 10 की पावर 1, मतलब 1000 गुने का अंतर आ जाता है फॉर जर्मेनियम। जनरल ऐसा कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। क्या हो गया, ठीक है। एंड देन रिवर्स बायस की बात करें तो डेल्टा वी आर अपॉन आई आर, इसका रेजिस्टेंस जो 10 की पावर 6 में जाता है लगभग ये 100 में था, 10 की पावर 6 में, रेशियो लगभग 10 की पावर 4 का आपको देखने को मिल रहा होगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है यहाँ पर, अब रिवर्स बायस पे जब आप ओवर एक लिमिट से ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो जो डायोड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं। आप सभी को पता है ब्रेकडाउन दो तरीके के होंगे, जेनर और एवलांच। जेनर हमारे सिलेबस के अंदर है तो जेनर पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं, एवलांचेस के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है इसलिए हम उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। जर्मेनियम का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज 25 वोल्ट पर होता है, सिलिकॉन का जो होता है 35 वोल्ट का होता है। अगर आपने रिवर्स बायस में इस किसी भी इंसुलेटर किसी भी डायोड के अक्रॉस, पीएन को क्या बोलते हैं, डायोड के अक्रॉस अगर आपने 25 वोल्ट और 35 वोल्ट से ऊपर का पोटेंशियल लगा दिया, अगर जर्मेनियम है तो 25 वोल्ट और सिलिकॉन है तो 35 वोल्ट, इससे ज्यादा का अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसके बाद एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वो अपने अक्रॉस प्रोवाइड करने लग जाएगा और उसी को फिर हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। तो मतलब जो पोटेंशियल है वंस द ब्रेक डाउन अकर, उसके बाद इसका पोटेंशियल जो होता है मेरे प्यारे मित्रों वो कांस्टेंट हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है, फिर वो चेंज नहीं होता। तो इसमें कोई दिक्कत, आप करंट कितनी फ्लो करा दो फिर जो पोटेंशियल उसके अक्रॉस है, किसके अक्रॉस, उस डायोड के अक्रॉस, वो चेंज नहीं होता। तो डायोड दो तरीके से यूज किया जा सकता है, एनपी डायोड जो है पीएन डायोड बोल सकते हैं, इसको हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं, इन द फॉरवर्ड बायस और इन द अपोजिट बायस। इस पर बेसिकली 3 डिवाइसेस हमारे पास रहती हैं जिनको हमको बेसिक तरीके से देखना है। अगर मैं पहली बात करूं तो लाइट एमिटिंग डायोड और दूसरे होते हैं सोलर सेल और फोटो डायोड्स। सोलर सेल और फोटो डायोड्स लगभग सेम चीजें हैं, बस अंतर इस बात का हो जाता है, अभी हम चर्चा करते हैं, पहले एलईडी की चर्चा कर लें। एलईडी का मतलब होता है कि यार इसके बीच में जो डेप्लीशन लेयर होती है ना बच्चों, जो एलईडी की बात करते हैं तो क्या होता है जब एक तरफ से करंट को हम फ्लो कराते हैं तो क्या होता है बच्चे, बहुत ज्यादा तेजी से जब इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो जब वो बैलेंस बैंड में आता है, कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन जब बैलेंस बैंड में आता है तो क्या होता है वो उस एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर की एक वेवलेंथ रिलीज कर देता है। जब इनके बीच का एनर्जी गैप 1.8 वोल्ट से ज्यादा का होता है, अगर डेल्टा ई एनर्जी गैप अगर 1.8 वोल्ट से ज्यादा का होगा तो वो विजिबल रेंज में एनर्जी आ जाएगी, इसको बोलते हैं विजिबल रेंज में। तो अगर आपको विजिबल रेंज में एनर्जी चाहिए तो आपको कोशिश करनी चाहिए कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड के बीच का गैप जो हो वो 1.8 वोल्ट से ज्यादा का हो, तब भी, ताकि जब भी ट्रांजिशंस हो तब आपका वो एनर्जी रिलीज जरूर हो ताकि आप उसको देख सकें। एलईडीज जो होते हैं वो फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, तो सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होगा वो फॉरवर्ड बायस के हिसाब से चलेगा, ये दिमाग में रखना है। सारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो फॉरवर्ड बायस के हिसाब से चलता है। यहां से जो लाइट है वो निकल के आती है, जैसे आप लोग एलईडी लाइट जितनी भी आप बोल रहे हैं, ये दुनिया का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है सब का सब डायोड के चक्कर में हो रहा है, सारा बवाल इसी ने कर रखा है, सारा रायता इसने फैला रखा है। तो जब यहां से करंट जाता है तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पर जाके डूबते हैं, जैसे ही डूब के मरते हैं वैसे उनसे एनर्जी निकल के बाहर चली जाती है, तो वो एनर्जी हमको दिखाई पड़ जाती है। एडवांटेज क्या होते हैं, लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर, डायोड के अंदर इतना रेजिस्टेंस नहीं होता है, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस तो और भी कम होता है, इसलिए बहुत कम पावर लॉस होता है। तो पहला, फास्ट एक्शन विद नो वार्म अप टाइम, कोई वार्म अप टाइम नहीं होता है। एमिटेड लाइट इज नियरली मोनोक्रोमेटिक, लगभग सेम पोटेंशियल, क्योंकि लगभग सेम एनर्जी गैप होता है, तो लगभग मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक ही लैम्डा की लाइट, तो अप्रोक्सीमेटली सेम लैम्डा की लाइट जो है वो यहाँ से मिलती है। और इनकी लॉन्ग लाइफ जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट की कोई बातचीत नहीं हो रही यहाँ पर। जैसे टंगस्टन का वायर को गर्म नहीं किया जा रहा है ताकि वो गर्म कर करके वेपरेट होते होते निपट जाएगा, पतला हो जाएगा, मर जाएगा, ऐसी बातें नहीं हो रही, इसलिए इनकी लाइफ जो होती है वो जनरली थोड़ी ज़्यादा रहती है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करें तो सिमिलर टू आपका फॉरवर्ड बायस रहेगा, उसको आपको दिमाग में रखना है। अगर मैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करूं तो इनका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है वो 5 वोल्ट के लगभग होता है मिनिमम की अगर बात की जाए तो। बच्चों, फोटो डायोड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर बेस भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन तो मैं भी लेकर आया हूँ, आज हम कराएंगे अभी इसको। पहले इस चीज़ को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, रिवर्स बायस में लगाया जाता है, इट इज़ अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, और रिवर्स बायस में हम इसको अप्लाई करते हैं। और रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं, बेसिक फंडा क्या होता है इसका कि जब रिवर्स बायस में लगा है तो कोई करंट ये फ्लो नहीं होने देगा, यहाँ से क्या करेगा ये, कोई करंट फ्लो होने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से ऊपर से हम लाइट रेज गिराते हैं, क्या गिराते हैं बच्चों, लाइट गिराते हैं, लाइट के पास क्या होता है, एनर्जी होती है, कितनी होती है, एच म्यू या एच सी बाई लैम्डा। अब अगर ये एनर्जी इतनी हो जाए कि यहां पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके उसके कंडक्शन बैंड में फेंक दे, तो भैया
करंट फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन में गया तो फ्लो कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। तो बेसिक क्या चीज होती है कि जब ये एनर्जी इतनी हो जाती है कि ये डेल्टा ई जो एनर्जी बैंड गैप होता है, जो उसके कंडक्शन बैंड में जाने की आवश्यक एनर्जी होती है, अगर उतनी एनर्जी इसको मिल जाती है तो यह तुरंत का तुरंत करंट को फ्लो करा देता है और ये बहुत अच्छे सेंसर की तरह बिहेव करता है। जैसे आप देखते हैं आजकल कारों में भी लगे होते हैं बहुत सारे हेडलाइट सेंसर्स होते हैं कि ऑटोमेटिक ऑटो हेडलाइट ऑन हो जाती है, तो आप देखते हैं कि एक बेसिक लेवल से लाइट की इंटेंसिटी अगर कम होती है तो वो लाइट को ऑन कर देता है। ऐसे बहुत सारे फोटो डायोड के अंदर करंट की बात हो जाती है कि इतना करंट अगर आ रहा है मतलब इतनी अब एनर्जी चल रही है, इससे कम हो गई तो तुरंत लाइट ऑन कर दो। ये सेंसर का बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि एक लेवल के बाद यहां से करंट तुरंत फ्लो कर जाएगी। करंट का फ्लो कितना फ्लो कर रहा है वो डिपेंड इंटेंसिटी के साथ भी हम डिफाइन कर लेते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे फोटो डायोड पर बेस्ड बहुत सारी जगहों पर ऑटोमेटिक डोर क्लोजर अब होते हैं, आप पता है किसी मॉल में आप जाते हैं तो ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाता है, वो सब फोटो डायोड पर डिपेंडेंट है। सारा का सारा गेम फोटो डायोड पर, और वो गेम किस पर? लाइट, आने वाली लाइट के ऊपर। तो लाइट की एनर्जी अगर इतनी होती तो वो करंट को फ्लो करा देती है, तो जितनी ज्यादा लाइट आएगी उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी। ये बात अपने को दिमाग में रखनी है और उसी पर बेस हम स्विच बना लेते हैं। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर आ जाता है, एच म्यू और एच सी बाई लैम्डा दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई, दैट इज द बैंड गैप एनर्जी। ठीक है, अब ये रिवर्स बायस्ड होता है तो हमेशा करंट का जो वो रहेगा बेस्ड ऑन द पोटेंशियल ग्राफ, अगर मैं बात करूंगा तो रिवर्स बायस की तरह बिहेव करेगा। आगे कहीं जाके ऐसा ब्रेक डाउन मारेगा, लेकिन जब तक ब्रेक डाउन नहीं है तब तक तो ग्राफ उसका उसी तरीके से रहेगा कि एक लेवल के बाद सैचुरेट हो जाएगा और वो एक माइक्रो एम्पियर की करंट जो है वो फ्लो कराता रहेगा। ठीक है, तो रिवर्स बायस ग्राफ होता है, ये याद रखना है। ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो, ये समझ में आ जाती है? कोई परेशानी वाली बात, कोई शंका वाली बात? ज़ेनर डायोड को हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी उपयोग में लेते हैं। ज़ेनर डायोड में भी यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। द सर्किट ऑफ ज़ेनर डायोड इज शोन इन द फिगर। ध्यान से देख लीजिए, ज़ेनर डायोड का मतलब होता है कि जब हम बहुत थिन डेप्लीशन लेयर लें। बेटा इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है 2020 में, ध्यान से रखिएगा। ज़ेनर डायोड के बीच का क्वेश्चन जो होता है जो वो होता है वो बहुत थिन होता है और डोपिंग बहुत हाई होती है। हाई डोपिंग एंड थिन डेप्लीशन लेयर, मतलब ज़ेनर डायोड कैसे बनते हैं? हाई डोपिंग एंड थिन डेप्लीशन लेयर। ये क्वेश्चन 2020 का है, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो जब यहां पर क्या होता है कि वंस द ज़ेनर डायोड जैसे ही ब्रेक डाउन कर गया, ये ज़ेनर डायोड जैसे ही मरा, तो ज़ेनर डायोड को हम लोग हमेशा ब्रेक डाउन पर ही बात कर रहे होते हैं। मतलब ज़ेनर डायोड का एप्लीकेशन ही तब है जब वो ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि ब्रेक डाउन होने के बाद वो अपने अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश कर लेता है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं वोल्टेज रेगुलेटर का। इस पर बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक को बोलूं तो ये टॉपिक है महा इंपॉर्टेंट। अगर मैं इस टॉपिक को बोलूं तो ये टॉपिक को मैं बोलूंगा महा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसलिए मेरे प्यारे मित्रों इसको बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये टॉपिक मतलब बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत बेसिक कंसेप्ट है, कुछ है नहीं खास इसमें, ना ही कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो छोटी छोटी बातें, उन छोटी छोटी बातों को छोटे छोटे तरीके से कर लिया जाएगा तो अपना काम सेट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और इनका बेसिक उपयोग। रेक्टिफायर्स का मतलब होता है कि जो करंट है, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट जब आती है तो आधा ऊपर आधा नीचे आती है। अगर मुझे सिर्फ पॉजिटिव करंट चाहिए तो डायोड की हेल्प से हम उस करंट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? सुधारना। जैसे हमने आपको सुधारा, आप लोग कुछ गलत सोच रहे थे, हमने आपको सही बात बताई और आप सुधर गए, तो इसको बोलते हैं मैंने आपके अंदर रेक्टिफिकेशन कर दिया। अब हाफ वेव में बोला कि भैया ऑल्टरनेटिंग करंट आ रही थी, वो आधा ऊपर आधा नीचे, उसने बोला भैया हमको नीचे और हमको निगेटिव आदमी चाहिए ही नहीं, तो निगेटिव को बाहर निकालो। तो डायोड को लगा के हाफ वेव रेक्टिफायर को हम कर देते हैं। मतलब निगेटिव की जो करंट है, जब करंट उल्टा फ्लो करने की कोशिश करे तो ना करने दे, सिर्फ और सिर्फ इस दिशा में करंट को फ्लो करने दे, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव करंट ही निकलेगी। तो इनपुट अगर आपका कुछ ऐसा जाएगा तो आउटपुट जो है सिर्फ पॉजिटिव वाला मिलेगा, निगेटिव वाला खा जाएगा। यहां पर सारा का सारा आउटपुट जो है वो मर जाएगा और सिर्फ पॉजिटिव करंट आपको मिलती जाएगी। इसको बोलते हैं हाफ वेव, क्योंकि सिर्फ आधी वेव को रेक्टिफाई किया है और आधी वेव मर गई, आधी वेव को खा गया। इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं बच्चों? हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना? बेटा थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, आपको भी पता है, बस मैं फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ, समझाने का टाइम ना अभी है। और अपने पास मंजिल का लेक्चर पढ़ा ही हुआ है, शायद राजवंश सर ने भी लिया था, तो अगर आप डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना चाह रहे हो तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं। अगर आप क्विक रिवीजन करना चाह रहे हैं तो ये लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है ना? दोनों ही चीज़ें आपके पास हैं। फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो फुल वेव का मतलब होता है यहाँ पर हम दो डायोड यूज कर लेते हैं और लोड रेजिस्टेंस हम इनके बीच में लगाते हैं। सो दिस इज अवर लोड रेजिस्टेंस, राइट? ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हो जाता है।
तो या तो सर्किट में एक बार करंट ऐसे फ्लो करेगी और एक बार करंट ऐसे फ्लो करेगी, राइट। जब निगेटिव होगा तो इधर की करंट जीरो हो जाएगी, तो इधर से करंट जाने देगा। तो कुल मिला के दोनों ही कंडीशन में इस सर्किट पर करंट हमेशा पॉजिटिव से अंदर आएगी और निगेटिव पर ही बाहर जाएगी। तो अगर मैं ए बी के क्रॉस बात करूं तो हमेशा पोटेंशियल ये वाला पॉजिटिव पर रहेगा और ये वाला निगेटिव पर रहेगा, चाहे वो इधर से आए चाहे वो इधर से आए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, और पूरी की पूरी निगेटिव करंट को भी ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा, आधे टाइम इधर से जाएगा और आधे टाइम इधर से आएगा। करंट की दिशा ऊपर नीचे होगी, लेकिन ये टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव और ये टर्मिनल हमेशा नेगेटिव रहा, तो आरएल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की दिशा कभी भी नहीं पलटती है। इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसी तरीके का हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का जैसा एग्जांपल हम लोग लेकर आ रहे हैं अभी क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन भी करेंगे। थोड़ा सा एक बढ़िया सा क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर आया हूं बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। देखो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा है, लेकिन अगर फॉर्मूला बेस्ड रहोगे तो बहुत प्यारा टॉपिक है, आसानी से, क्योंकि लिमिटेड फॉर्मूले हैं, आराम से हो जाता है, ज्यादा लफड़े वाला गेम है नहीं, राइट। बेसिकली ट्रांजिस्टर दो तरीके आप सभी को पता है, एनपीएन और पीएनपी। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बात कर लें तो अपन सभी ने इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन पढ़ रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें क्या है, क्या क्या चीजें अपन को समझनी है, वो अपन जरा फटाफट देख लेते हैं। अब अगर मैं साइज की बात करूं तो एनपीएन की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं एमीटर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं कलेक्टर, राइट। बेसिकली तीन तरीके के एमीटर, बेस, कलेक्टर की बात कर लेते हैं। एमीटर अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज में रहता है एमीटर मीडियम, जो आपका बेस होगा, बेस का साइज होगा स्मॉलेस्ट, थिन साइज बोलते हैं इसको, पतला होता है बहुत ज्यादा। एल की बात, ताकि कनेक्टिविटी बहुत आसान से हो सके, वो पता ही होगा आपको, जंपिंग मार के भागना है साले को, यहां से यहां तक जंपिंग अच्छी होती है, इतना पतला होगा जल्दी छलांग लगा लेंगे, ठीक है ना। और इसका कलेक्टर की बेस थोड़ी लंबाई ज्यादा होती है, जो एन साइज कलेक्टर का साइज होता है वो लंबा होता है। डोपिंग की बात करें तो डोपिंग के केस में हाईएस्ट डोपिंग जो होती है वो एन की तरफ होती है, ताकि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फटाफट यहां से भागते रहे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलते रहे। एल की बात करें सबसे लोवेस्ट डोपिंग यहां पर होती है, रिवर्स कम से कम हो। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो कलेक्टर की डोपिंग मीडियम होती है। तो साइज में एमएसएल और डोपिंग में एचएलएम। तो साइज में जो होता है वो मीडियम, स्मॉल और लार्ज, राइट। और डोपिंग की बात करें तो हाई, लो और मीडियम, इस तरीके से सीक्वेंस में जो है वर्कआउट होता रहता है। अगर इसके बाद बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो ट्रांजिस्टर का हम लोग करते हैं, जिस पर हम लोग को पढ़ना होता है, वो होता है एम्पलीफिकेशन का। मतलब अगर हम बात करें तो एमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस में रखते हैं। तो जब हम एक्टिव मोड में रखते हैं तो इट वर्क लाइक अ एम्पलीफायर। किसकी तरह काम करता है? एम्पलीफायर, जिसका हमें सबसे ज्यादा उपयोग है। बाकी बेस्ड ऑन दीज कनेक्टिविटी हम इनके वर्किंग को बदल सकते हैं, राइट। ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये जो ट्रांजिस्टर नाम की कहानी है ना भाई साहब, ये दुनिया की सबसे तगड़ी कहानी चल रही है। मतलब दुनिया पूरी जो चल रही है वो इन पे चल रही है। जो आप मोबाइल में खेल रहे हो, डबल टैप और लॉक हो गया, कुछ देर बाद अपने आप बंद हो गया, एसी कुछ देर में अपने आप बंद हो जा रहा है, टाइमर लगा दे रहे हो बंद, ये सारा काम ट्रांजिस्टर का है। जितने स्विचेस नॉन मैकेनिकल तरीके से वर्क कर रहे हैं, नॉन मैकेनिकल मतलब खटर पटर नहीं कर रहे हो, बिना उसके काम कर रहे हो, वो सारा काम ट्रांजिस्टर के थ्रू हो रहा है। वो सारी चीजें, फोटो डायोड्स का ट्रांजिस्टर, ये सारे सेंसर्स जो हैं, ये पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भाई। मतलब इसका अगर आप बात करें तो इट इज अ टोटल गेम ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब अगर बहुत डिटेल में जाओगे तो ट्रांजिस्टर इटसेल्फ अ टॉपिक ऑफ अ इंजीनियरिंग, जिसपे पूरी इंजीनियरिंग ही की जा रही है। तो ऑब्वियसली हम उतना डीप पे नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम बेसिक फंडामेंटल बात कर ले तो हमारा जो काम है वो इससे होता है, फॉरवर्ड, रिवर्स और एक्टिव रीजन के। लेकिन हाँ, ये जो होते हैं रिवर्स बायस, एक फॉरवर्ड बायस होते हैं, उसको इनवर्स एक्टिव बोल देते हैं। और ये दो जो रीजन होते हैं, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड, ये दोनों कट ऑफ और सैचुरेशन, ये बेसिकली स्विच की तरह काम करते हैं। जहां जहां स्विचिंग हो रही होती है नॉन मैकेनिकल, उसमें हम ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरीके से लगा रहे होते हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा है? एम्पलीफिकेशन। तो हमको ज्यादा से ज्यादा ये देखना है डोपिंग का साइज इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, हमेशा डोपिंग हमेशा ये रहेगी, इसमें किसी तरीके कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। इस बात को आपको दिमाग में बैठा लेना है बच्चों। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। इंपॉर्टेंट रिलेशन जो एग्जिस्ट करता है एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट के बीच में, दैट आई बराबर आई बी प्लस आई सी। बेटा ये छोटे छोटे महत्वपूर्ण है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ा बस इतनी ही बातें मैं नहीं कर रहा बहुत डिटेल में, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं, हम लोग जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन पर जंप करना चाह रहे हैं। और क्योंकि इंपॉर्टेंट था थोड़ी थ्योरी बता देना आपको, ताकि आपके मन में कोई शंकाएं ना रहे, और सारी की सारी चीजें, सारे रिवीजन, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। जेईई मेन के दोनों टॉपिक, सेमीकंडक्टर की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल टॉपिक है। अगर इसको बहुत डिटेल में बात की जाए तो ये एक इंजीनियरिंग का टॉपिक हो जाता है। तो इसलिए इसको जितना थ्योरेटिकल और सिंपल तरीके से पढ़ लोगे उतना सुखी आप रहोगे, ठीक है ना। अब अगर मैं नेक्स्ट पर बात करूं तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि अगर बेसिकली तीन तरीके के हमारे पास है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। सामान्यतः जो हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं वो कॉमन एमीटर होता है।
दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड, राइट। तो सबसे ज्यादा कहानी हमारी इसके पास होती है, लेकिन सभी की एक बार कंपैरेटिव एनालिसिस देख लेते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं करंट गेन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं, दैट इज आईसी अपॉन आई। इन केस ऑफ दिस वन अगर मैं बात करूंगा तो एमीटर करंट का गेन कितना हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आईसी, कलेक्टर पे कितना गेन हो रहा है, ये लेस देन 1 रहता है। बीटा की वैल्यू बात करेंगे तो आईसी अपॉन आईबी की बात करेंगे, यहां पर करंट गेन विद रिस्पेक्ट टू द बेस करंट हो जाएगा, और यहां पर गामा आ जाता है, मतलब जब आप कॉमन कलेक्टर की बात कर रहे हो तो आई अपॉन आईबी की बात कर रहे हैं। कलेक्टर कॉमन हो गया तो आई अपॉन आईबी, अगर एमीटर कॉमन हो गया तो आईसी अपॉन आईबी, और अगर आपका बेस कॉमन हो गया तो आईसी अपॉन आई। ये बेसिकली बात कर रहे होते हैं। इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है और इसकी वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है, इसका आपको ध्यान रखना है। वोल्टेज गेन की बात करेंगे तो वोल्टेज गेन इज नथिंग बट सिंपली द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस आईसी इंटू आरएल अपॉन आई इंटू आरए। तो वोल्टेज गेन जो होता है इसको हम लोग बोल देते हैं अल्फा इंटू आरएल अपॉन आरआई। यहां पर हो गया आरएल अपॉन आई, द अल्फा वोल्टेज की बात कर लेंगे तो सिंपल कंडीशंस है, और दिस इज ऑल्सो अगेन आरएल अपॉन आरआई। क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई शंका वाली बात, कोई पंगे वाली बात तो नहीं, एकदम पक्की बात समझ में आती है? ठीक बात है, कोई समस्या वाली बात तो नहीं। आरएल का मतलब क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे होंगे। आरआई क्या हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम इनपुट दे रहे होंगे। तो बेसिक सी चीज है। सबसे अच्छा गेन जो होता है बेटा वो एमीटर में होता है 500 का, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली जो हम यूज करते हैं कॉमन एमीटर यूज करते हैं, क्योंकि सबसे प्यारा गेन हमको यहां पर मिल रहा होता है। अगर मैं पावर गेन की बात करूंगा तो पावर गेन आप सभी को पता है, पी नॉट अपॉन पी आई की बात कर लेंगे, सिंपल वी इंटू आई का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहां पर बीटा स्क्वायर, यहां अल्फा स्क्वायर, यहां पर गामा स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल रिलेशन है। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक पर आते हैं। ओए कितने गए, इतने आओ। तो इस सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो इस टॉपिक पर आते हैं। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आर ऑन दीज फॉर्मूला, सॉरी इसको भी ले लो अंदर, अरे कुछ के अंदर हो। सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसको आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। यहां पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है जो मैं आगे भी आपको अभी समझाऊंगा, दैट इज द बीटा दैट इज कॉल्ड एज द करंट गेन। करंट गेन जब हम डायनेमिक में बात कर रहे होते हैं, किसमें बात कर रहे होते हैं, डायनेमिक में बात कर रहे होते हैं। किसमें बात कर रहे होते हैं बच्चों, डायनेमिक में बात कर रहे होते हैं। तो जनरली हम लोग एसी बोल देते हैं, मतलब डायनेमिक, जब हम किसी चेंज के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे होते हैं, इसमें इतना चेंज किया उसमें तो कितना चेंज होगा। तो बीटा फॉर एसी, डीसी का मतलब हो गया आईसी अपॉन आईवी, और अगर मैं एसी की बात करूं जहां डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं वहां पर हम लोग इसको सिंपल लिख देते हैं डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईवी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर भी बहुत ज्यादा यूज किए गए, तो ये आपको दिमाग में रखना है, राइट। आपने कहा सर बिल्कुल राइट। रिलेशंस की बात करें अल्फा बीटा गामा की, बेस्ड ऑन आई प्लस आई बी प्लस आई सी हम लोग सिंपल लिख सकते हैं। अगर हम डिवाइड कर दें तो बीटा का रिलेशन जो अल्फा से आता है, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आ चुका है, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन इस रिलेशन पे आया अल्फा बीटा के ऊपर, लेकिन ये बेसिक रिलेशन है गामा इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा और गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये तीनों ही रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों आपको दिमाग में रखने हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इस पर उपयोग पूछा गया है। नेक्स्ट पर आते हैं ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को बहुत ज्यादा नहीं हाईलाइट किया गया क्योंकि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर होते हैं आईसी, और ये क्वेश्चंस आपसे पूछे भी गए। एक सेकंड। तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो बीटा आईसी दैट इज डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, अगर मैं डायनेमिक में चेंज कर रहा हूं तो यहां पर आईसी दैट इज कलेक्टर करंट में कितना चेंज हो रहा है और आईबी में कितना चेंज हो रहा है। जैसे आईबी यहां से 25 माइक्रो एम्पियर से 50 चली गई तो यहां पर आईबी की वैल्यू में कितना चेंज आ गया, 6, और ये बीच में 5 हो गया। तो अप्रोक्सीमेट चेंज आईसी और अप्रोक्सीमेट चेंज इन आईबी, इन पर इनके रिलेशन पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन द सिंपल फॉर्मूला बीटा आईसी इक्वल्स टू डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी। अगर मैं इसकी बात करूं इसको बोल देते हैं कॉमन एमिटर फॉरवर्ड करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, राइट। जैसा अपन ने बात करी करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है वो बीटा से हम डिफाइन कर रहे होते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। आपने कहा सर इसमें किसी तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये मुझे एकदम क्लियर हो जाता है। मैंने कहा चल भैया फिर तो आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए जाए, दौड़ते हुए भागते हुए, फिर इसके बाद हम लोग लॉजिक गेट के जो को भी समझ लेंगे। पहले बात करें करंट आई इन द नेटवर्क कितना हो गया, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर यहां पर देखेंगे, अगर करंट ऐसे जा रही है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। एरो की दिशा में अगर करंट को जाना है तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। याद है, देखो फंडामेंटल चीजें हैं बच्चे मेरे। अगर करंट को अपोजिट दिशा में जाना हो, मतलब ऐसा कनेक्शन दे दिया जाए तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अपन ने सारी बातें करी हुई है। अपोजिट कनेक्शन, एन का एन के साथ, पी का पी के साथ, पी का पॉजिटिव एन का नेगेटिव, एन का अगर एन के साथ कनेक्शन है उसको बोलते हैं हम लोग, एन का एन का पी के पी से उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। पी का एन के साथ मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स बायस्ड। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, रिवर्स बायस्ड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों उसको, रिवर्स बायस्ड। क्या इसमें किसी को कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका वाली बात तो नहीं? ये सारी बातें हम लोगों ने कवर कर ली है, आपने कहा बिल्कुल करनी। तो मैंने कहा बताओ ये रेजिस्टेंस कैसा है,
कैसा है रेजिस्टेंस, कैसा जल्दी बोलो। आपने कहा सर देखो ये करंट यहां से फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब करंट यहां से अंदर घुसने की कोशिश करेगा। आपने कहा सर ये डंडा लगा दिया, मतलब अंदर घुसने नहीं देगा, एरो के अपोजिट जाने नहीं देगा, मतलब ये रिवर्स बायस, मतलब यहां से कोई करंट पास नहीं करेगी। यहां पर देखेंगे तो आपने बोला सर करंट इसका मतलब इधर से गई, जब करंट इधर से अंदर जाने की कोशिश करेगी तो ये भी जाने नहीं देगा, मतलब ये दोनों करंट को जाने नहीं देंगे। तो इफेक्टिव सर्किट जो बचेगा वो कैसा हो जाएगा, जैसे ही रिवर्स बायस देखो तुरंत उस ब्रांच को खा जाओ। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना, आपने कहा ऐसा हो जाएगा, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम और ये भी हो गया 5 ओम, तो कितना हो गया 10 5 15 5 10 5 15 10 25 5 30। तो टोटल जो करंट आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, सब सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 30 ओम। आपने कहा बिल्कुल सही बात। आई कितना हो जाएगा, आपने कहा V अपॉन आर, तो V कितना हो गया 9/30, तो 0.3 एम्पियर। द करेक्ट आंसर विल बी सी। समझ में आता है क्या बच्चों? छोटी छोटी मगर मोटी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हेन अ डायोड फॉरवर्ड बायस्ड, एलएस पता नहीं क्यों लिख दिया, इट हैज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट, क्या बोल देगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो 0.5 वोल्ट का है। द सेफ लिमिट ऑफ करंट थ्रू द डायोड इज 10 मिली एम्पियर, वो भी बोल दिया भैया 10 मिली एम्पियर का है जो जा सकता है। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0.5 वोल्ट का होगा, ये भी बता दिया गया आपने। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बातें कर रहे हो यार। इफ अ बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट इज यूज्ड, 1.5 वोल्ट की बैटरी को लगा दो, जैसा कहा जा रहा है वैसा कर दो, क्वेश्चन एकदम हो जाएगा, अपने आप फॉर्मूला दिख जाएगा कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना। बहुत सिंपल सी कहानी है इसकी। अच्छा, करंट कितनी जाएगी 10, बैटरी कितने की 1.5 वोल्ट की। इज यूज्ड इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, इसके साथ सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगा दिया जाए with the diode so that the current does not exceed the safe limit। आपने कहा इससे ना जाए, मतलब कितना मिनिमम की पूछी गई है, तो मतलब सेफ लिमिट तक पहुंचा दिया जाए। आपने कहा इसका मतलब करंट कितना जाएगा, आपने कहा सर इसका मतलब करंट जो है इट शुड बी 10 मिली एम्पियर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप गिवन है, कितना हो गया 0.5 वोल्ट। आपने कहा ये भी सही है। बैटरी कितने की, आपने कहा 1.5 वोल्ट, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना बचा, आपने कहा 1.5 का आधा यहां कट गया, यहां कितना बचेगा, आपने कहा 1 वोल्ट। मतलब आपने कहा डेल्टा वी पता चल गया, करंट जो जा रही है ये भी पता चल गई। तो अगर डेल्टा वी अक्रॉस रेजिस्टेंस में लिखता तो मेरे मित्रों क्या मैं लिख सकता था, इट इज इक्वल टू I इंटू आर। क्या इसमें कोई गड़बड़ घोटाले वाली बात है क्या, कोनो घोटाला कोनो गड़बड़? आपने कहा सर बिल्कुल सही बात, आधा यहां निकल गया, एक यहां निकलेगा। नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप मस्ट बी 0 बाय किरचॉफ लॉ। एकदम पक्की बात समझते हो क्या? आपने कहा सर एकदम समझते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात कर रहे हो फिर। तो 10 मिली एम्पियर 10⁻³ हो गया इनटू रेजिस्टेंस R हो गया। तो यहां से अगर मैं R की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो कितनी निकल के आ जाएगी, आपने बोला 100 वाला ओम। कौन सी आ जाएगी, 100 वाला ओम। द करेक्ट आंसर इज सी मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलो, चमका क्या? जल्दी से देखो, चमका तो बताओ, नहीं चमका तो बताओ, दोनों चीजों में बता दो, जैसा हो रहा है वैसा बता दो भैया, गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया। इफ अ सेमीकंडक्टर फोटोडायोड कैन डिटेक्ट अ फोटोन विद अ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ, क्या बोला गया है, विद अ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर, कितने की, 400 नैनोमीटर की कर सकता है एक फोटो डायोड। फोटो डायोड का काम याद है कि नहीं याद है, सारी चीजें याद है कि नहीं याद है, एकदम जल्दी जल्दी फटाफट समझते रहेंगे सारी बातों को। वहां पर भी समझाया था फटाफट। फोटो डायोड कैसे लगाते हैं, रिवर्स बायस। फोटो डायोड कैसे लगाते हैं, रिवर्स बायस। फोटो डायोड कैसे लगाते हैं, रिवर्स बायस में, याद रखिएगा रिवर्स बायस में। और यहां पर क्या फेंक देते हैं, लाइट फेंकते हैं। जब ये लाइट आती है और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करती है, क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करती है। कितना एक्साइट करती है, ताकि वो अपने बैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। तो मतलब जब इसके पास एनर्जी क्या होती है, hν और hc/λ, ये एनर्जी इतनी हो कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके उसके कंडक्शन बैंड में ले जा सके बैलेंस बैंड से, तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर जाएगा और करंट को फ्लो करा देगा। बोलो हाँ या ना। आपने कहा सर बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, एकदम समझ में आ रही। मैंने कहा बच्चा बहुत बढ़िया बात कर रहे हो। तो फिर भैया क्या हो जाएगा, आपने कहा सर इसका मतलब डेल्टा ई अगर करंट फ्लो कर रही है, सेंसिटिव है इसके लिए, तो इट शुड बी इक्वल टू hν और hc/λ। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात। तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा hc की वैल्यू होती 1240। कब, जब नैनोमीटर में दी गई हो। आंसर किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बटे 400 कर दोगे। कितना आंसर आ गया मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी बताओ, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चे अगर कुछ नहीं भी आता होता ना तब भी ये क्वेश्चन होता। कैसे होता, सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे अच्छा यही है,
प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी बातें हैं, कई सारी बातें दिमाग के ऊपर से चली जाती हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि इट इज़ अ रिसर्च बेस्ड टॉपिक। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंजीनियरिंग का टॉपिक होता है सामान्यतः। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है पूरी, जो बहुत फेमस ब्रांच है जिस पर बेस्ड दुनिया की सारी चीज़ें, कंप्यूटर से लेके जितना भी आप देख रहे हैं अगल बगल, वो सब चीज़ें ट्रांजिस्टर और डायोड्स पर ही बनी हुई हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस पूरे दुनिया में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो चुकी है, समझ लो इतना ज़्यादा उपयोग है, राइट। और पूरे के पूरे कंप्यूटर को छोटा करने में, आपकी पेन ड्राइव को छोटा करने में जो सिर्फ हाथ है वो इन्हीं छोटी छोटी डिवाइसेस का है। बहुत कॉम्पैक्ट डिवाइसेस होती हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, सबसे अच्छी बात क्या है, आप देखो क्या दिया है गिवन में, क्या क्या है, व्हाट डेटा यू हैव गिवन। जब भी आप सेमीकंडक्टर की क्वेश्चन में फंसना ना, आप सिंपल लिखना गिवन क्या है, एच, सी और लैम्डा। देखो यही तीन चीजें दी है, सी दिया गया, एच दिया गया और लैम्डा दिया गया। पूछा क्या गया है, डेल्टा ई। बताओ कौन सा फॉर्मूला बन सकता है इन सबसे, ठीक है। डायरेक्टली नहीं बोल पाओगे कि डेल्टा ई की वैल्यू एच सी बाई लैम्डा के बराबर होगी, यही तो फॉर्मूला बन सकता है। बहुत ज़्यादा जगहों पर डायरेक्ट, अगर आपको फोटो डायोड नहीं भी आता है ना, तब भी आप डायरेक्टली कर ले दोगे। ये लिखना, बस गिवन लिखना, क्या पूछा गया ये लिखना, आपका आंसर आएगा। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिना पढ़े जाओगे तब भी सब कुछ आएगा, लेकिन हाँ बेसिक चीज़ अगर आपके दिमाग में है तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, टेक द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जेनर डायोड यूज इन द गिवन सर्किट एज 6 वोल्ट। अच्छा भैया, कितने डायोड यूज किए गए? आपने कहा 2, एक ये वाला और एक ये वाला। कैसे यूज किए गए? जेनर डायोड कैसे यूज करना चाहिए? तो जेनर डायोड का क्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो जेनर डायोड मस्ट बी यूज्ड इन, जेनर डायोड मस्ट बी यूज्ड इन किसमें, कैसे यूज करना चाहिए? आपने कहा जेनर डायोड मस्ट बी यूज्ड, मस्ट, जेनर डायोड मस्ट बी यूज्ड इन द रिवर्स बायस्ड, ताकि उसका रिवर्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि नहीं होता? आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। तो जेनर डायोड जब रिवर्स बायस होता है, कैसा होता है? जब रिवर्स बायस होता है तब उसके अक्रॉस डेल्टा वी कांस्टेंट रहता है। आपने कहा सर इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। जब ब्रेकडाउन हो जाता है, आपने कहा बिल्कुल ठीक। लेकिन जब हम फॉरवर्ड बायस रखेंगे, कैसे रखेंगे? फॉरवर्ड बायस रखेंगे तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, मतलब इसका कोई भी नहीं लफड़ा रहेगा, ये तुरंत का तुरंत करंट को कंडक्ट कर देगा, कोई टेंशन नहीं। मतलब ये एक पहला स्टेटमेंट यहां से क्या समझना है आगे के लिए, कि जेनर डायोड रिवर्स बायस में ही वोल्टेज रेगुलेटर काम करेगा, हमेशा नहीं करता। आपने कहा अच्छा तभी 2 लगाया गया, मतलब क्या 2? आपने कहा सर देखो करंट कभी पॉजिटिव जाएगी, कभी निगेटिव जाएगी, कभी करंट यहां से जाएगी और कभी करंट इधर से जाएगी, क्योंकि कभी ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, और कुछ देर बाद ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, तो करंट की दिशा पलटती रहेगी। अगर ध्यान से देखो तो एक फॉरवर्ड बायस काम करेगा तो दूसरा रिवर्स काम करेगा, एक रिवर्स काम करेगा तो दूसरा फॉरवर्ड काम कर देगा। अरे बोलो हाँ या ना? मतलब एक इधर से फॉरवर्ड काम करेगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो हर इंस्टेंट पे, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, चाहे आप पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस रखो चाहे आप निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस रखो, इसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 6 वोल्ट का ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई एक रिवर्स बायस में ही रहेगा। तो इसके टर्मिनल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का मेंटेन रखेगा। तो आपने कहा सर आउटपुट का पोटेंशियल डिफरेंस जो मैक्सिमम मिलेगा वो 6 वोल्ट का रहेगा, ये फिक्स हो जाता है जस्ट बाय लुकिंग इनटू द पिक्चर। आपने कहा सर बहुत बढ़िया बात कही दी हो। तो अब क्या होगा इसका आंसर? आपने कहा सर ये 10 वोल्ट का पीक है, आप 6 वोल्ट से काट दो, प्लस में भी काट दो माइनस में भी काट दो। अगर एक डायोड होता, अगर सिर्फ एक डायोड होता, मान लीजिए सिर्फ ऊपर वाला होता, तो ये प्लस के लिए फॉरवर्ड होता, निगेटिव के लिए रिवर्स होता। तो निगेटिव में सिर्फ 6 वोल्ट जाने देता, पॉजिटिव में कितना फेंको हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ नीचे वाला लगा होता तो नीचे वाला लगा होता तो नीचे वाला पॉजिटिव के लिए, नीचे वाला पॉजिटिव अगर होता तो करस्पॉन्डिंग उसकी करंट को जाने देता, ऊपर से करंट आने नहीं देता। क्या ये बात समझ में आती है? और अब दूसरी चीज समझना, ऐसे केसेस में जब ये डायग्राम दिया गया, अब मेरी बात को समझना कि आपको कैसे जुगाड़ और कैसे क्रॉस कनेक्शन बैठाने। क्या कहीं पॉजिटिव निगेटिव डिस्क्राइब किया गया? क्या कहीं पॉजिटिव डिस्क्राइब किया गया? आपने कहा सर क्वेश्चन में तो नहीं पता क्या है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव निगेटिव नहीं डिस्क्राइब किया गया तो इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव और कोई भी निगेटिव हो सकता है। आपने कहा सर हाँ बात तो सही है, अगर कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव हो सकता है, इसका मतलब पॉजिटिव निगेटिव से कोई लेना देना नहीं होगा, नहीं तो ग्राफ ऊपर नीचे हो जाएंगे। अगर ग्राफ ऊपर नीचे होने होता है, ऐसा और ऐसा कुछ होना होता, तो आप बोलते पॉजिटिव निगेटिव को डिस्क्राइब करना पड़ता कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा है, किसको जाने देगा किसको नहीं जाने देगा। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं, इसका मतलब ग्राफ शुड बी सेम फॉर पॉजिटिव एंड सेम फॉर निगेटिव, कि कोई भी पॉजिटिव मान लो कोई भी निगेटिव मान लो, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तभी इसका आंसर सही होगा। क्या ये बात दिमाग में आती है? क्या ये IQ लेवल दिमाग में आता है? क्या ये तरीका दिमाग में आता है? क्या बोला मैंने, क्या बोला कि देखो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो, ये सोचने के अल्टरनेटिव तरीके। मैं आपसे बोला था ना गट फीलिंग। अब गट फीलिंग क्या है? एक्सपीरियंस से आई ना। मेरा एक्सपीरियंस मुझे पता है कि यार अगर इसको चाहिए था कि ग्राफ पॉजिटिव में तो कट जाए और निगेटिव में ना कटे,
इसका मतलब वो पॉजिटिव बताया तो कौन सा है। अब हमने हमने ये वाला पॉजिटिव माना और ये निगेटिव माना, कुछ ने ऊपर वाले को निगेटिव नीचे वाले को पॉजिटिव मान लिया, तो भैया अब तो किसी का पॉजिटिव अलग होगा किसी का निगेटिव अलग होगा, तो भैया मतलब अगर ये वाला ग्राफ पॉसिबल है तो ये भी तो पॉसिबल होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव डिस्क्राइब ही नहीं किए हो तुम। समझे बात को। और अगर नहीं दिया इसका मतलब पॉजिटिव और निगेटिव में चीजें बदलनी नहीं चाहिए। तो ऐसा ग्राफ सिर्फ एक ये है, ए है और सी है, तो आपने कहा सर 10 वोल्ट तो जाएगा नहीं, 6 वोल्ट ही जाना, इसका मतलब मोस्ट करेक्ट आंसर इज सी। आप कैसे भी देखो सेमीकंडक्टर में बहुत सारी गट फीलिंग लगने वाली है, इसलिए बस थोड़ी थोड़ी बातों को समझते चलिएगा, मजेदार आता रहेगा, मैं हर जगह तरीका समझाता रहूंगा। विद इंक्रीजिंग द बाइसिंग वोल्टेज ऑफ फोटोडायोड द फोटो करंट मैग्नीट्यूड विल, आपको पता है ये रिवर्स बायस की तरह काम करता है, तो हमने करंट का आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी समझाया हुआ था। कैरेक्टरिस्टिक कर्व पहले इंक्रीज करता है फिर धीरे से कांस्टेंट हो जाता है, तो इट इज वेरी इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इंक्रीजेस इनिशियली एंड सैचुरेट्स फाइनली। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड फील्ड इफ फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसा दिया गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर, याद रखिएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर से, ठीक है, मतलब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की बात कर। द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 10 की पावर 19 पर मीटर क्यूब एंड देयर मोबिलिटी इज गिवन बाय 1.6 मीटर स्क्वायर दिस वन, देन द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कितनी होगी, सिंस इट्स एन टाइप द कंट्रीब्यूशन ऑफ होल इज इग्नोर्ड। सारा का सारा पेंटावैलेंट है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, मतलब करंट किसके कारण फ्लो कर रही है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको सिंपल पता है आई बराबर क्या होता है बच्चे मेरे, एन ई ए वी डी, और वीडी को अगर हमें मोबिलिटी म्यू बराबर क्या हो जाता है, आपको तो फॉर्मूला लिख के दिया है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां पर तो आपको लिख दिया ये वीडी अपॉन ई के बराबर होगा, तो आप यहां से सिंपल म्यू यहां पर लेके चले जाएंगे, तो आप बोल सकते हैं देयर मोबिलिटी इज गिवन 1.6 मीटर स्क्वायर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया इंटू म्यू इंटू ई, दैट शुड बी इक्वल टू आई। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात, और इसी को हम लोग जे के टर्म्स में लिखते हैं, तो जे बराबर मैं पूरे फॉर्मूले इसलिए डिफाइन कर दे रहा हूं ताकि इजीली आपको सब चीजें दिमाग में आ जाए, तो जे बराबर सिग्मा ई के टर्म्स हम लोग लिखते हैं सारी चीजों को। याद आ रहा है बेटा, हमको क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी, तो आई अपॉन ए यहां से लिख दे रहा हूं, ये हो गया आपका जे के बराबर। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, जे बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू ई, इट शुड बी इक्वल टू, सारी चीजें कैसे आ रही हैं, ए बेटा नीचे आ गया था तो एन ई इंटू म्यू इंटू ई के बराबर हो जाएगा, यहां से ये ई से ये ई कैंसिल हो जाएगा, कंडक्टिविटी की वैल्यू जो हो जाएगी वो एन ई इंटू म्यू के बराबर हो जाएगी। आपने कहा सर बिल्कुल बात है, रजिस्टिविटी की बात करेंगे तो 1 अपॉन रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी 1 अपॉन रजिस्टिविटी बोल सकते हैं, एन ई इंटू म्यू के बराबर। नाउ वी कैन पुट अप द वैल्यू एंड गेट अप द आंसर। आपने कहा सर रजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो एन कितने दे दिए गए बेटा हमको, 10 की पावर 19, 10 की पावर 19 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मीटर स्क्वायर, मोबिलिटी दे दी गई 1.6, सब एसआई यूनिट में लिखा है तो ज़्यादा टेंशन की बात ही नहीं। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1.6 गुणे 10 की पावर -19, इससे ये कैंसिल हो गया, 1.6 इंटू 1.6 मतलब 2.56, बोले ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बात समझ में आती है क्या, एकदम पक्की बात। तो यहाँ से रजिस्टिविटी, ये रजिस्टिविटी की वैल्यू जो हो गई 1, तो 1 अपॉन रो की वैल्यू हो गई 2.56, तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे दिस अपॉन कर देंगे बेटा, तो 1 अपॉन 2.56 अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो 1/2 हो रहा है, तो 1/2 का मतलब 0.4, 10/2 मतलब 4 होता है कि नहीं होता, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.4 ओम मीटर, एंड दिस इज द आंसर मेरे मित्रों। कौन सा आ जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोशिश करिए बेटा कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको कनेक्ट कर सकूं, अगर कभी कोई फॉर्मूला भूल रहे हो तो मैक्सिमम बच्चों को ये फॉर्मूला याद रहता है, आई बराबर एन ई वी डी, वी डी की वैल्यू उन्होंने यहाँ से दे रखी, तो मैंने वहीं से पूरी चीज़ें आपको डिफाइन करी। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जे बराबर सिग्मा ई, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था कि बेटा ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस में भी इसका बहुत एप्लीकेशन है और यहाँ पर भी इसका बहुत एप्लीकेशन है, इसलिए ये फॉर्मूला मेरे प्यारे मित्रों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हर बच्चा पूरी तरीके से दिमाग में बैठा के चलेगा, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इन द गिवन सर्किट करंट थ्रू द जेनर डायोड, जेनर डायोड से कितनी करंट जाएगी, जेनर डायोड का पोटेंशियल दे दिया गया 10 वोल्ट, फटाफट करते चलेंगे, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस निपटाएंगे क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये 15 वोल्ट है बेटा, 10 वोल्ट मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का ही रहेगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, देखो रिवर्स बायस में लगा कि नहीं लगा, देखो ये देखो इधर से करंट फ्लो कराना चाहेगा, ये देखो रिवर्स बायस है, तुरंत चेक कर लो कि रिवर्स बायस है कि नहीं। आपने कहा सर रिवर्स बायस में है तो मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला 10 वोल्ट पर होगा तो ये वाला 0 वोल्ट पर होगा, मतलब इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, आपने बोला इसके क्रॉस हो जाएगा 5 वोल्ट, तो R1 I इंटू R1 इट शुड बी इक्वल टू 5 वोल्ट्स,
आपने कहा सर बात बिल्कुल ठीक। तो करंट कितनी आ गई, अगर यहां से मैंने मान ली कि करंट आई फ्लो कर रही है, तो आई इंटू R1 की वैल्यू हो गई 5 के बराबर और R1 हो गया 500, तो 500 इंटू आई बराबर 5, तो आई बराबर हो गया 1/100। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो करंट जो आई आ गई वो 1/100 आ गई। अब यहां से जो करंट आ गई है ये आई दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक जो जीनर से जाएगी और एक जो R2 से जाएगी, इसको I1 बोल देते हैं। आपने कहा सर ये करंट इतनी जानी चाहिए कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहे, आपने कहा 10 वोल्ट रहे। तो मैंने कहा बेटा 10 वोल्ट की कंडीशंस देख लेते हैं फटाफट। आपने कहा 1500 इंटू जो आई इससे गई, लेट सपोज I1, इट शुड बी इक्वल टू इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, आपने कहा 10 वोल्ट, तो I1 बराबर हो गया 1/150। आपने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा बेटा इससे कितनी जाएगी, तो आप यहां से क्लियरली बोल सकते हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि I फ्रॉम Z इज इक्वल्स टू I माइनस I1 एंड वी कैन से 1/100 माइनस 1/150। तो कितना हो जाएगा, 50/15,000 ऐसा हो जाएगा ना। जैसे 0 से 0 चला जाएगा, 5 3 15, 300 हो जाएगा, तो 1/300। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिली एम्पियर आ जाएगा, तो 3.3 मिली एम्पियर। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चेक कर लोगे, मैच करा लोगे, कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत हो तो बता देना, है ना। चलो भाई नेक्स्ट पर आते हैं। बोला गया है GE एंड SI डायोड। बेटा हर वैरायटी मैंने कवर करी है, चाहे आप देखेंगे तो आपको लगभग जितनी वैरायटीज के क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने कोशिश करे कवर करने के, ताकि आपको हर वैरायटी का वो मिल जाए। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.3 वोल्ट एंड 0.7 रिस्पेक्टिवली। इन द फॉलोइंग फिगर इफ जर्मेनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स, इसके कनेक्शन को अगर रिवर्स कर दिया, द वैल्यू ऑफ V0 चेंजेस फ्रॉम कितना हो जाएगा, एज्यूम दैट द GE डायोड हैज द लार्ज ब्रेकडाउन वोल्टेज। मान लो कि GE का ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज्यादा है, ये मत सोचना कि ये एकदम ब्रेकडाउन कर जाएगा, ऐसा नहीं मानना है। आपने कहा सर बहुत सिंपल सी चीज है, तो अगर मैं इसके अक्रॉस बात करता, इस लोड के अक्रॉस, तो क्या बोल सकते थे। आपने कहा सर देखो इसका सिलिकॉन का आपको पता है, सिलिकॉन का है 0.7 और इसका हो गया बेटा 0.3 वोल्ट जर्मेनियम का। तो जब इनिशियली अगर मैं बात करूंगा तो मैक्सिमम करंट यहां से जा रही होगी, सारी की सारी सिलिकॉन से नहीं जाएगा क्योंकि इसका पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, ये सबसे लो रेजिस्टेंस की बात करेगा, यहां से चला जाएगा। यहां पर वोल्टेज कितना हो गया, आपने कहा V0 माइनस 0.3 वोल्ट। इसमें कोई परेशानी वाली बात, आपने कहा सर कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब जब इसको रिवर्स बायस कर देंगे, द मोमेंट इट गेट रिवर्स बायस्ड, द मोमेंट इट गेट रिवर्स बायस मतलब इससे अब कोई करंट नहीं जाएगी, सारी की सारी करंट कहां से जाएगी, आपने कहा सारी की सारी करंट नीचे से जाएगी। आपने कहा वेरी गुड, ये बात समझ में आती है। तो अब यहां पर जो पोटेंशियल हो जाए, क्योंकि सिलिकॉन का क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 0.7 वोल्ट का, तो भैया 0.7 वोल्ट का अगर पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो आप बोल सकते हैं यहां पर हो जाएगा V0 माइनस 0.7 वोल्ट। तो आपसे पूछा गया है कितना चेंज आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ V0 विल बी, सॉरी V0 इसके अक्रॉस जो है, तो ये हो जाएगा कितना दिया, ये 12 वोल्ट, सॉरी, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 0.3, मैंने गलत V0 इसको गलत लिख दिया, 12 माइनस 0.3 इसको लिखेंगे और ये भी हो जाएगा अपना 12 माइनस 0.3, 12 माइनस 0.7। तो अगर मैं डेल्टा V की V0 में चेंज की बात करते हैं तो डेल्टा V इक्वल्स टू V0 मतलब 12 माइनस 0.3 माइनस 12 माइनस 0.7, इट कम्स आउट टू बी 0.4 वोल्ट एंड दिस इज द आंसर। मेरे प्यारे बच्चों आपको डायरेक्टली निकल के आ जाएगा एंड द करेक्ट आंसर इज बी। दिखाई पड़ता है, कोई परेशानी वाली बात, समझ में आता है बेटा। ये चीज ये बहुत ध्यान रखना, जर्मेनियम और अगर सिलिकॉन लगे हुए हैं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल यहां पर 0.3 वोल्ट है, मतलब अगर पोटेंशियल इसके अक्रॉस बढ़ गया, इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल मतलब इसको रिवर्स करंट फेंकेगा, तो ये बिल्कुल भी करंट जाने नहीं देगा, सारी की सारी करंट जर्मेनियम से ही क्रॉस होगी। ये बात दिमाग में रखना है, याद रखिएगा। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 हो गया और इसके क्रॉस तो 0.3 रहना है, तो मतलब करंट यहां से पीछे भागे कि नहीं भागेगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो सारा सिलिकॉन से करंट कोई भी फ्लो नहीं करेगा मैक्सिमम, क्योंकि इसके क्रॉस कम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तो उसके क्रॉस हमेशा करंट ज्यादा फ्लो करेगी। ये बेसिक बात है, दिमाग में रखिएगा, इसको गड़बड़ घोटाला मत करना। Zener ब्रेकडाउन अकर्स इन द पीएन जंक्शन हैविंग द P and N बोथ, क्या होता है आप सभी को बताइए फटाफट। ये सिंपल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप सभी को पता है Zener ब्रेकडाउन जब होता है तो उसको हाईली डोप्ड करते हैं और हैव नैरो डेप्लीशन लेयर। डेप्लीशन लेयर जो होनी चाहिए इट शुड बी नैरो इन नेचर। ये छोटी छोटी मगर मोटी और थ्योरेटिकल बातें हैं, ये सब मैंने अभी समझाई थी।
नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए बच्चों। अब बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछा तो गया बड़ा तगड़ा ही है, मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं और क्वेश्चन की एनालिसिस की बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है बेटा, मतलब बहुत तगड़ा जिसको बोलते हैं। क्यों बहुत तगड़ा क्वेश्चन है इसको समझना पहले, क्योंकि थोड़ा सा ये नीचे की तरफ है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आई थिंक दिखाई पड़ा होगा, विजिबल होगा, यस विजिबल है। वी इन है, यहां पर दो पोटेंशियल है, दो जेनर डायोड लगे, एक 6 वोल्ट का और एक 4 वोल्ट का, ठीक है ना। वी इन है, आप सभी को पता वी आउट है। अगर जेनर डायोड के हिसाब से काम करना है मतलब ये वाला पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, बाय डिफॉल्ट हम डिफाइन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बोला है कि जेनर डायोड काम कर रहे हैं। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या होगा बच्चे, जब पोटेंशियल इसके क्रॉस बढ़ना स्टार्ट होगा, तो जब तक इसके क्रॉस पोटेंशियल 4 से कम है तब तक तो ना इसको दिक्कत है ना इसको दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप फेंके रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल 4 से ज्यादा होगा, मतलब इसके क्रॉस 5 पोटेंशियल आ गया, तो मतलब यहां पर एक करंट फ्लो करेगी सच दैट इसके क्रॉस पोटेंशियल 4 वोल्ट का 4 वोल्ट मेंटेन रहे और बाकी पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस आता रहे। तो अब क्या होगा, यहां पर अब एक नई करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम दिस सर्किट ऑल्सो, फ्रॉम दिस बैरियर ऑल्सो, राइट। तो अब यहां पर जो हो जाएगा वो करंट की वैल्यूज जो है मेरे प्यारे बच्चों वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो 4 वोल्ट तक तो ग्राफ सिंपल चलेगा जैसे चल रहा है, लेकिन उसके बाद यहां पर करंट आ जाएगी, तो मतलब 4 वोल्ट के बाद ग्राफ को चेंज होना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? बेसिक एनालिसिस के हिसाब से देख सकते हो, बहुत प्यारा क्वेश्चन। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और 6 वोल्ट से ज्यादा हो गया, आपने कहा 6 वोल्ट से ज्यादा कुछ भी हो जाए कभी भी करंट इससे जाने नहीं देगा, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा 6 वोल्ट का ही मिलेगा, आउटपुट इससे चेंज होने नहीं देगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, मतलब मैक्सिमम 6 वोल्ट हो सकता है, लेकिन 4 वोल्ट के बाद चेंज आएगा। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ दैट वी कैन सी बाय द फिगर इज सिंपली दिस वन। क्या ये बात समझ में आ जाती है? बहुत सिंपल है। ये जेनर डायोड खुद के अक्रॉस 4 वोल्ट मेंटेन करेगा, याद रखिएगा, ये अपने अक्रॉस 4 वोल्ट मेंटेन करेगा। तो अगर इसके अक्रॉस यहां पर 5 वोल्ट हो गया तो बचा हुआ 1 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा, इसके अक्रॉस 4 वोल्ट का 4 वोल्ट ही रहेगा, जिसके कारण करंट की वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी, जिसके कारण स्लोप में परिवर्तन आ जाएगा। तो 4 वोल्ट के बाद स्लोप का परिवर्तन होगा, ये दिमाग में रखना है। पूरा क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन ट्रांजिस्टर पर बेस्ड पूछा गया, बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन, लेकिन ये क्वेश्चन एजम्पशन पर बेस्ड था। इस क्वेश्चन को लाने का सिर्फ एक लॉजिक ये था कि मैं आपको कुछ बातें समझा सकूं कि हाँ बेटा जुगाड़बाजी भी की नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि जेईई मेन में बहुत बार चीज़ें जुगाड़बाजी से चल रही होती हैं। तो जब चीज़ें जुगाड़बाजी से चल रही होती है तो उनको थोड़ा थोड़ा तरीके से हमको समझ लेना होता है, जरा शानदार तरीके से समझिएगा। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर इज शोन इन द फिगर व्हेन VC इज 10 वोल्ट एंड IC इज 4 मिली एम्पियर, देन द वैल्यू ऑफ बीटा AC, बीटा है बेटा ये, राइट, वो प्रिंट नहीं हो पाए, तो बीटा AC। तो अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको दे रखी है, VC वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट का है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो 10 वोल्ट कहां पर, इस वोल्टेज पे बात हो रही है, इस वोल्टेज पे बात हो रही है। आपने कहा बिल्कुल हो रही है इस वोल्टेज पे बात, तो ये वाला वोल्टेज हो गया। आपने कहा ठीक है। कब, जब 4 मिली एम्पियर के हिसाब से बात हो रही है और बीटा AC पूछा गया है, मतलब बीटा AC का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबिलिटी की बात की गई है, चेंज की बात की गई है। तो बीटा AC का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बेटा, बीटा अगर सिंपल बीटा पूछता तो आप लिख सकते थे IC अपॉन IB। अरे बोल मेरे भाई, मुंह खोल मेरे भाई, पक्की बात है। तो आपने कहा सर अब अगर मैं इस सिचुएशन में बात करने की कोशिश करूं, क्या बात करने की कोशिश करें? आपने कहा सर देखो अब मुझे चेंज की बात करनी पड़ेगी। तो आपने बोला सर IC की वैल्यू 4 मिली एम्पियर दी गई है। आपने कहा सर IC की वैल्यू 4 मिली एम्पियर, मतलब इस लाइन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं ध्यान से देखें तो हम इस सिचुएशन को देख सकते हैं कि जिस सिचुएशन में IB 2 से 4 आया होगा, उस सिचुएशन में ये 10 म्यू से 30 म्यू आए होंगे, ऐसे सोचा जा सकता है। और इसके बीच में एक और ये करंट जारी, सॉरी इसके नियर, तो मोस्ट नियर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे 20 वाली, सॉरी हाँ। तो अगर 4 की बात करें तो यहां पर 2 लाइन हमको दिखाई पड़ रही हैं, एक ये ऊपर वाली लाइन है और एक ये नीचे वाली लाइन है। ये ऊपर वाली लाइन यहां पर आपको बताएगी डेल्टा IC और ये इधर पर हमको बताएगी डेल्टा IB। जरा पहले ध्यान से देख लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसी तरह की कोई शंका कोई आशंका हो तो आप हमको बता दीजिए। पहले बहुत फंडामेंटल क्वांटिटी बहुत फंडामेंटल तरीके से आपको देखनी है, जरा ध्यान से देखें। अब हमको निकालना क्या है बेटा, बीटा। बीटा IC का मतलब क्या हो गया, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। तो आपने बोला सर डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB चाहिए, कब 4? तो भैया डेल्टा IC हो गया इधर, तो इधर की तरफ तो दिखाई पड़ रहा है कि गैप जो है वो कितने का है, डेल्टा IB 30 से 20 का मतलब 100 माइक्रो एम्पियर, मतलब 10 की पावर -6 एम्पियर।
यहां पर गैप क्लियर विजिबल नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो इधर की तरफ गैप जो है यह क्लियर विजिबल नहीं है। अब यहां पर हमको अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, खुद देख लो भैया। अब ये बिना अप्रोक्सीमेशन के कैसे होगा काम? अब आपने बोला सर 2 यहां होगा तो 3 इनके बीच में होगा, 5 यहां होगा, तो 4 और 5 के बीच में आ रहा है तो हम इसको लगभग 4.5 बोल सकते हैं, 4.5। और ये 2 और 3 के बीच में चल रहा है तो इसको लगभग 3 बोल सकते हैं। ऐसा अपन सोच सकते हैं बच्चों, सोचो भैया, ध्यान से देखो। बहुत ही आप अजम्पशन बेस्ड, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पूरा प्रॉपर अजम्पशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो भैया क्योंकि हमको अब एजम्पशन लेना, अगर मैं एग्जाम की बात करता तो हो सकता है मैं भी एक बार सोचता कि क्या लूं क्या ना लूं, लेकिन चूंकि मुझे आंसर पता है इसलिए मैं बोल सकता हूं कि एजम्पशन क्या लेना है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग यहां पर थोड़ी सिचुएशन आई थिंक कि उतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि ये इसके बहुत करीब वाला पॉइंट और इसके ऑलमोस्ट बीच का पॉइंट नहीं है। लेकिन इसको अगर मैं 3 ले लूँ, इसको मैं 4.5 ले लूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो डेल्टा आईसी की वैल्यू जो है वो 4.5 से तो 1.5 मिली एम्पियर, मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर निकल के आ जाएगी। तो यहां से डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईवी अगर मैं करूंगा तो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईवी की अगर मैं बात करूं तो आई कैन वेरी सिंपली से और सजेस्ट ओवर हियर दैट बीटा एसी इज इक्वल्स टू 1.5 गुणे 10 की पावर -3 बटे 100 गुणे 10 की पावर -6। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो 1500 और ये मिली एम्पियर है, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 1500 बटे 100, 0 से 0, लेकिन 15 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग बीटा एसी, देन द वैल्यू विल बी 5 गुणे 10 की पावर -3, अबे यही तो आ रहा था, 1.5 गुणे 10 की पावर -3 यहाँ से हो गया, और ये हो गया 10 की पावर -6 माइक्रो एम्पियर। ये 100 नहीं 10 है यार, वही मैं कहूँ एक 0 कैसे गड़बड़ हो रहा है, 10 × 10 की पावर -6। रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम यही हो जाती है यार कई बार, 0 मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं कहाँ गलती कर गया, है ना। 10 मुझे आंसर तो याद था इसका, क्योंकि हमने जब कराया था तो आंसर इसका वो आ रहा था, यहाँ पे आंसर क्यों गड़बड़ कर गया, तो द आंसर विल कम्स दिस विल कम 10, द आंसर विल कम 150, राइट। तो बीटा एसी की वैल्यू जो आ जाएगी 150 के बराबर हो जाएगी। ये बहुत बेसिक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन लाने का सिर्फ एक लॉजिक है, ये बताने का कि भैया तुक्का अप्रॉक्सीमेशन इस पर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आता है, एकदम पक्की बात है बच्चों, किसी तरह की कोई परेशानी कोई शंका वाली बात तो नहीं, कोई आशंका वाली बात तो नहीं। आपने कहा सर कोई परेशानी कोई शंका नहीं मैंने कहा एक बीटा की वैल्यू को और क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ एन एमीटर करंट इज चेंज्ड बाय 4 मिली एम्पियर, एमीटर करंट को चेंज किया गया 4 मिली एम्पियर से, ठीक है ना, और द कलेक्टर करंट इज चेंज बाय 3.5 मिली एम्पियर। तो हमको क्या फॉर्मूला पता है, आई बराबर आई बी प्लस आई सी, यही तो पता है। तो आई बराबर क्या हो गया, आई बी प्लस आई सी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो चेंज इन आई जितना हो जाएगा वो डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी के बराबर होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो चेंज इन एमीटर करंट कितना है, 4 मिली एम्पियर। डेल्टा आई बी आपने कहा नहीं पता, डेल्टा आई सी आपने कहा 3.5। तो यहां से डेल्टा आई बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, आप बोलेंगे डेल्टा आई बी हो जाएगा 0.5। फिर वापस से आपसे क्या पूछा गया, अगेन इट इज आस्क्ड द वैल्यू ऑफ बीटा। बी नहीं है बेटा, ये बीटा है, तो बीटा की वैल्यू वापस से क्या लिख दोगे आप, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। तो आई सी की वैल्यू हो गई 3.5 और ये हो गया 0.5, तो भैया आ जाएगा 7। द करेक्ट आंसर विल बी ए। समझ में आता है, पक्की बात। तो ये तो हमने सेमीकंडक्टर के लगभग सारी वैरायटी, ट्रांजिस्टर की वैरायटी, फोटो डायोड, सब पर बेस्ड क्वेश्चन जितने हो सकते थे हमने करने की कोशिश की, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी। अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो जल्दी से फटाफट आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। चलो जल्दी आ जाओ फटाफट, हाँ ऐड कर लेते हैं पेज यहाँ पे, और फटाफट बहुत सिंपल देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना टॉपिक बहुत छोटा है और मैक्सिमम चीजें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो इंफॉर्मेटिव वेज में आपसे पूछी जाती है। छोटा और बहुत प्यारा टॉपिक, लेकिन हाँ इसके लिए बच्चों को डर जरूर लग जाता है, क्योंकि इक्वेशंस थोड़ी ठीक ठाक बड़ी होती हैं और क्योंकि वेक्टर का कैलकुलेशन होता है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन जरूर बच्चे के मन में पैदा कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो टॉपिक होता है। सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पता है कि जो ये वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेट में चल रही होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों ही परपेंडिकुलर प्लेन पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसको हम बोल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन,
जैसे यहां पर हमने बोला डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वाई दिशा में वाइब्रेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। जो डायरेक्शन इनके बीच का डायरेक्शन का रिलेशन होता है, दैट वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ द वेव जिस डायरेक्शन में होगी इट शुड बी, बेटा यहाँ पे डॉट वो लगा हुआ है कैप, याद रखिएगा मैं मैग्नीट्यूड की नहीं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ दिशा की बात कर रहा हूं। दैट शुड बी इन द ई क्रॉस बी, तो ई क्रॉस बी करोगे तो आपका डायरेक्शन आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ये हो गया ई, डायरेक्शन ऑफ ई वेरिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में वेरी कर रही है, और वी जो होता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन। सामान्यतः हम लोग इनको एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो मेरे प्यारे बच्चों बन जाती है, दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट केम इनटू द पिक्चर, बहुत ध्यान समझना, बहुत बेसिक पॉइंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है तो हम इसको लिखेंगे ई वाई बराबर ई नॉट, दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। याद रखिएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स यहां पर रखा हुआ माइनस साइन ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज प्लस आई कैप। याद रखिएगा बेटा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यहां माइनस साइन, यहां पर के का जो कोफिशिएंट होगा, ओमेगा का कोफिशिएंट, टाइम का कोफिशिएंट ओमेगा, मतलब वो आपके एंगुलर फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, और एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को दर्शाता है। तो दो चीजों को ध्यान से देखिएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है, तो एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर ये माइनस साइन है मतलब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, और अगर यहां पर प्लस साइन होता, मतलब अगर यही इक्वेशन मैं ऐसे लिख देता ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स बच्चों, तो इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निगेटिव हो जाता। मतलब इसी जगह पर अगर मैं बात करता आपसे, एक सेकेंड बच्चों, चूंकि यहां माइनस साइन था तो वो प्लस डायरेक्शन को दिखाएगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो होगा वो माइनस आई कैप या माइनस एक्स की दिशा में होगा। तो के का कोफिशिएंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को बताता है, टी का कोफिशिएंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बताता है। याद रखिएगा ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा की वैल्यू आप सभी को पता है, इट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, या इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी एफ। फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंट रिलेशन एग्जिस्ट करता है जब वेव इक्वेशन के साथ, एफ इज इक्वल टू सी लैम्डा, सी इज कॉल्ड एज द स्पीड ऑफ लाइट। आपने कहा वेरी गुड, बहुत सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ई नॉट है, ई नॉट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, यहां पर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगी, वेरी गुड। अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम प्रेजेंट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे प्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग प्रेजेंट करते हैं इन दिस वे, दैट बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो फेज होता है, जो एंगल होता है, जो साइन के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट होता है, वो दोनों का ही एग्जैक्टली सेम होता है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी और दोनों का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एग्जैक्टली सेम होता है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स यहां पर भी होगा, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स यहां पर भी होगा। अगर यहां पर ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा तो यहां पर भी ओमेगा टी प्लस के एक्स ही लिखना पड़ेगा। तो ये फैक्टर दोनों के लिए सेम होगा। अंतर किस चीज में आएगा, यहां पर ये z डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है और ये y डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, और इनके एम्पलीट्यूड में डिफरेंस होता है। द रिलेशन बिटवीन द एम्पलीट्यूड दैट एग्जिस्ट, इट इज सिंपली डिफाइंड एज E इज इक्वल टू सी बी, ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, ज्यादा बेहतर होगा। रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड्स, ये सारे रिलेशन मैंने डिराइव भी किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा पुराने लेक्चर्स के अंदर मैंने डेरिवेशन भी किया हुआ, हर एक लेक्चर हर एक का डेरिवेशन है, आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट दैट केम इनटू द पिक्चर इज, देखो बेटा ये एनर्जी एसोसिएशन, मतलब ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की बात हो गई, इसकी बात कर ली। के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू यहां पर लिखना भूल गया, के की लिख देता हूं,
k की वैल्यू को हम लोग लिख देते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। इसको सामान्यतः बोला जाता है एंगुलर वेव नंबर। क्या बोला जाता है? एंगुलर वेव नंबर। कहीं कहीं पर किसी किसी किताब में इसको वेव नंबर के नाम से भी प्रेजेंट किया गया है, बट वेव नंबर जो एक्चुअल होता है दैट इज 1 बाई लैम्डा इज द वेव नंबर एंड 2 पाई बाई लैम्डा इज द एंगुलर वेव नंबर। लेकिन आपके लिए 1 बाई लैम्डा का ज्यादा उपयोग होता नहीं कहीं पर भी, तो इसलिए k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा को आप वेव नंबर के नाम से भी लिख सकते हैं। कोई परेशानी या कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं होगी जिससे आपको क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन वो उसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, तो k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, या इसको हम लोग बोल देते हैं k इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन c, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है? दे आर जस्ट द स्पेक्ट्रम कंप्लीट निकालाई करता है, दे आर जस्ट द लाइट वेव्स, दे आर जस्ट द यूवी रेज, दे आर जस्ट द इंफ्रारेड रेज। तो इनका एक पूरा स्पेक्ट्रम है बेस्ड ऑन, जब भी हम बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी अलग अलग होती है। जो वेव जितनी ज्यादा एनर्जी अपने पास रखती है वो ज्यादा एनर्जेटिक होती है। एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं? वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में करते हैं, उसकी अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन पहले हम बात कर ले एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। सॉरी, एनर्जी एसोसिएटेड विद EM वेव्स। कितनी एनर्जी एसोसिएट होती है बच्चों? बहुत छोटा, बहुत सिंपल कंडीशन याद रखिएगा। जो एक्चुअल डेंसिटी होती है UE, इसको लिखा जाता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, राइट। ये हो गया UE, जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है ना। UB दैट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर। इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है बेटा पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो अगर आप यहां पर बात करेंगे तो एवरेज एनर्जी, एवरेज, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये तो किसी भी क्षण पर होगी। अगर मैं एवरेज एनर्जी की बात करूं मेरे मित्रों, तो हम लोग लिखते हैं द एवरेज एनर्जी डेल्टा UE पर साइकिल। एवरेज एनर्जी जो पर साइकिल होती है दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर। ठीक है ना, याद रखिए E नॉट लिखा है मतलब एम्पलीट्यूड E का मैम। एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड पर साइकिल इज डिफाइंड एज 1/4 B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। क्या लिख दिया मैंने? अरे यार शिट, सॉरी 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 बेटा, यहां पर होगा B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, माई मिस्टेक, जल्दबाजी में लिख दिया B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, 1/4। अच्छी बात क्या होती है? बोथ एनर्जीज आर इक्वल। आप सभी को पता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ B नॉट स्क्वायर म्यू नॉट। यहां से अपन बात भी करते हैं 1/2 अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट। तो E अपॉन B की वैल्यू किसके बराबर होती है? C के बराबर। तो यहीं से हम लोग बोलते हैं C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो एनर्जी, सॉरी यहाँ पर 1/4 आप लिख दीजिए, यहाँ पर भी 1/4 लिख दीजिए। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। एक साइकिल में जितनी एनर्जी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी होती है। दोनों की एनर्जी बराबर होती है। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, ये भी सही है। 2 गुणे 1/4 B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये भी सही है। या आप ऐसे लिख दीजिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस 1/4 B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो आप सिंपल लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। दोनों ही जो रिजल्ट हैं टोटल एनर्जी के लिए वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। क्या हो गया ये? तो इसको लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी पर साइकिल। या आप चाहें तो आप हाफ ऑफ B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट ये भी लिख सकते हैं, ये भी एनर्जी होती है पर साइकिल पे। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये जो फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए। तो ये सारे फार्मूले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन सारे के सारे फार्मूलों को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, सही बता रहे हैं, एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। इनका जो वैल्यू है वो आप सभी को पता है, तो आप थोड़ा बेहतर तरीके से देख के निकाल लेंगे। अच्छा भाई, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब एनर्जी एसोसिएटेड, अब ये एनर्जी एसोसिएटेड किस तरीके से है? इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक एम्पलीट्यूड। इसी को जब
हमारे प्यारे आइंस्टीन बाबा ने डिफाइन किया, तो एनर्जी एसोसिएटेड एज पर एनर्जी एसोसिएटेड एज पर आइंस्टाइन इक्वेशन एंड दैट इज डिफाइंड एज एच सी बाई लैम्डा, या इसको आप लिखते हैं एच म्यू। और दिस इज नॉट एनर्जी पर साइकिल, उन्होंने एक नई चीज डिफाइन कर दी थी, दिस इज एनर्जी ऑफ अ फोटोन। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं मॉडर्न फिजिक्स में। तो उन्होंने यहां पर जो एनर्जी है ये वेव नेचर के करस्पॉन्डिंग डिफाइन की गई, ये एनर्जी फोटोन या पार्टिकल नेचर के करस्पॉन्डिंग डिफाइन की गई। तो एनर्जी एसोसिएट वन फोटोन जो हो जाती है वो एच म्यू एच सी बाई लैम्डा हो जाती है। अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए, ई बराबर ई नॉट साइन ऑफ 6 × 10 की पावर 8 t माइनस 10 की पावर 3x, ऐसा कुछ भी बोल दिया जाए, राइट, मतलब जनरल इक्वेशन मैंने ले ली। तो ये क्या हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ओमेगा को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 6 × 10 की पावर 8 क्या हो गया, ओमेगा हो गया। तो अगर मैं इससे फ्रीक्वेंसी की बात करता तो 2πf की वैल्यू कितनी होती, 6 × 10 की पावर 8, ये हो जाती है फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता तो यहाँ से निकलता 6/2π × 10 की पावर 8। और मैं यहाँ से अगर मेरे से पूछता कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग सच दैट इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की तरीके से ईएम वेव की इक्वेशन दी गई है, तो जरा मुझे बता दो कि इसका एक फ्रीक्वेंसी किसका, इसका एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी। फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए हमको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, आप लैम्डा लिख लीजिए या म्यू ले लीजिए, सिर्फ दो चीजों की। म्यू लिखना हमेशा आसान होगा क्योंकि यहां पर ओमेगा दिया होगा, इसको कंपेयर करोगे सीधे फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। इस फ्रीक्वेंसी या म्यू दोनों बातें एक जैसी होती हैं, फ्रीक्वेंसी लिखो या म्यू लिखो बात तो बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। तो एच म्यू या एच फ्रीक्वेंसी। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी दी गई होगी, इक्वेशन दी गई होगी, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देके और पूछा जाता है एच म्यू के बारे में, तो जब भी पूछा जाए मतलब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस कोफिशिएंट से फ्रीक्वेंसी को निकालना है और वहां पर पुट कर देना है, तो आपकी एक फोटोन की एनर्जी निकल के आ जाएगी। मतलब इस म्यू को यहां डाल देंगे तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकल के आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है जो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, मैं दिमाग में रख लूंगा। तो ये फंडामेंटल थ्योरीज हैं। आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो क्योंकि क्वेश्चन पूछे भी बहुत अच्छे गए, ऐसा नहीं मैं लेकर आया हूँ, पूछे गए बहुत अच्छे। अब बोला गया द प्लेन, बहुत डिफिकल्ट और बहुत प्यारा क्वेश्चन। मैंने कोशिश करी जो डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन है उनको लेकर आऊँ ताकि आपको वो जो डर है वो निकाल सकूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए क्या बोला गया, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन। ये फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज and its energy density is given as this one। ये इसकी एनर्जी डेंसिटी दे दी गई। इन वैक्यूम द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव इज क्लोज टू, कितना होगा ये पूछा गया है। स्पीड ऑफ लाइट दे दी गई 1/4πε0 दे दिया गया। एनर्जी डेंसिटी गिवन है, किसकी दी गई, टोटल। इट्स एनर्जी डेंसिटी मतलब प्लेन मैग्नेटिक वेव की, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। क्या होती है, आपने कहा सर एनर्जी डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो हाफ ऑफ ε0 E0², या फिर आप इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ B0² आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब एक तो तरीका था कि हम अपने μ0 की वैल्यू हमको पता है, B0 निकालना है, U दिया गया है। एक तरीका सिंपल सा था कि आप यहां पर डायरेक्टली लिख देते 1.02 × 10⁻⁸। आपको एनर्जी डेंसिटी जूल पर मीटर क्यूब याद रखिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। इट इज इक्वल टू 1/2 B0² लेकिन यहां पर उन्होंने μ0 की वैल्यू गिवन नहीं दी गई है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम डायरेक्टली μ0 की वैल्यू नहीं डालेंगे। वो आप डाल भी सकते हो, आंसर की तरफ आओगे तो लगभग वही रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं प्रॉपर मैथोलॉजी के थ्रू जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। आप सभी को μ0 की वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली याद होगी। कितने लोगों को μ0 की वैल्यू याद है, एक बार जरा कमेंट करके बताओ सब लोग फटाफट। याद है, जल्दी कमेंट करो सब लोग, बताओ जरा, देखिए मतलब कमेंट का मतलब तो लोग अब क्या रिकॉर्डिंग चलती है ना तो फ्लो ही नहीं बैठता। चलो ठीक है, तो μ0 की वैल्यू आपको पता होगी, मोस्ट वैल्यू μ0/4π हम लोग लिखते हैं 10⁻⁷, तो μ0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, आप सभी लोगों को ये डेटा याद होगा, उम्मीद ऐसा मैं कर रहा हूँ। इट इज इक्वल टू 10⁻⁷, तो μ0 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4π × 10⁻⁷। एक ये भी तरीका है वैल्यू को पुट करने का, डायरेक्टली लिखेंगे μ0 निकल के आ जाएगा। लेकिन बेस्ड ऑन द गिवन डेटा अगर मैं बात करता तो कभी भी μ0 की वैल्यू, क्योंकि आपको परमिबिलिटी ऑफ द स्पेस नहीं बताया गया है, तो आप डायरेक्टली वैल्यूज नन लगाएं, वो ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि अगर स्पेस चेंज होगा तो यहां पर μ0 की वैल्यू कुछ और μr भी आ सकता है, तो यहां पर कुछ और हो सकता है, इसलिए कभी भी डायरेक्टली वैल्यू उपयोग ना करें, ये आपके लिए एडवाइस रहेगी। तो यहां पर बोला गया स्पीड ऑफ लाइट क्योंकि 3 × 10⁸ है, तो बाय डिफॉल्ट हमको दिखाई पड़ गया कि मीडियम कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो एक्चुअल होती वही है। लेकिन अगर यहां स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होती तो आपको फिर यहां पर μr की वैल्यू देखनी पड़ जाती। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों
इससे थोड़ा बचेंगे। आपने कहा सर ठीक है बच जाएंगे, ऐसा भी क्या है। तो मैंने कहा देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकते थे, म्यू नॉट की वैल्यू तो आपको पता है 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का अंडर रूट इट इज इक्वल टू सी। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा म्यू नॉट की वैल्यू की, तो म्यू नॉट उधर चला जाएगा, इट इज इक्वल टू स्क्वायर कर देंगे बेटा, तो 1/एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। And now we can put up the value of these two equation into the given values। तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू जब आपकी निकल के आएगी तो बी नॉट का वैल्यू जो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर 1.02 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 2 इंटू म्यू नॉट। और म्यू नॉट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लगा सकते हैं, दैट इज 1/एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। समझ में आता है क्या? इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं बच्चों? ठीक है, वैल्यू पुट करोगे निकल के आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझाना चाह रहा था, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है, इसका मतलब ये वैक्यूम मीडियम की बात हो रही है। आप म्यू नॉट की वैल्यू डायरेक्टली लगाओगे तब भी लगभग वही वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, लेकिन अगर आपको कभी भी कुछ और वैल्यूज दे दी जाए तो उस कंडीशन में आपको चेंज करना पड़ेगा, ये याद रखना। एक सेकेंड भाई मेरा तो ये ठीक है, नेक्स्ट पर आ रहे हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज दिस वन। ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको कुछ इस तरीके से दे दी गई है, सी की वैल्यू दे दी गई है, और स्पीड ऑफ लाइट आपको पूछा गया करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होगी। एंड फ्रॉम देयर वी कैन वेरी सिंपली से, क्योंकि देखो सबसे प्यारा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दी गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वेश्चन पूछी गई, क्या सेम रहेगा? ये वाला फैक्टर। आपने कहा सर ये फैक्टर तो सेम रहेगा, ये आई वाला नहीं, सिर्फ उसके पहले वाला, डायरेक्शन नहीं। तो आपने कहा सर सब में वो सेम होगा, तो क्या सब में सेम है क्या? आपने कहा तरीके क्या फ़ायदा पता करने का, ऐसी बात है जो सब में सेम है, तो सारे ऑप्शन में सेम है। आपने कहा ले, अब इससे तो कुछ अंदाजा लगा भी नहीं सकते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब क्या नेक्स्ट क्या लगाना है, पूछा गया है करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रिलेशनशिप क्या होता है, E बराबर सी बी नॉट। तो सी हो गया 3 × 10 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई बी नॉट कितना दिया गया, 3 × 10 की पावर -8। आपने कहा ये बहुत बढ़िया काम हो गया, तो E की वैल्यू 9 हो गई, तो E नॉट की वैल्यू 9 हो गई। आपने कहा सर इसका मतलब 9 वाला होगा, मतलब ये और ये, इन दोनों में क्या डिफरेंस? आपने कहा सर एक की डायरेक्शन के कैप दी गई है और एक की डायरेक्शन माइनस के कैप, सॉरी एक माइनस के कैप एक में के कैप। अब आपने कहा सर डायरेक्शन कैसे देखें? मैंने कहा बेटा अभी आपको बताया था जो डायरेक्शन होती है स्पीड की वो E क्रॉस B के दिशा में होती है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो होना चाहिए वो E क्रॉस B के दिशा में होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में? आपने कहा ये आई कैप लिखा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो है वो आई कैप है। V किस दिशा में है? आपने कहा स्पीड ऑफ वेव जो है वो यहां पर y लिखा हुआ है, इसका मतलब स्पीड और प्लस साइन है, ध्यान से देखना ये प्लस साइन है, इसका मतलब माइनस निगेटिव में होगा। कौन सा निगेटिव? आपने कहा सर यहां y लिखा है, इसका मतलब निगेटिव y एक्सिस होगा। तुरंत समझना हमने कैसे डिकोड किया बेटा, मैंने आपको बताया तो ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखाओ, अगर प्लस साइन लगाओ इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन की बात हो रही है, और जो भी एक्स वाई जेड में जो भी यहां पर लिखा होगा कोफिशिएंट टी के अलावा जो दूसरा कोफिशिएंट होगा उस पर हम बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा। तो यहां पर नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब बी की वैल्यू क्या है, माइनस का जे कैप। तो यहां पर क्या होना चाहिए? आपने कहा सर यहां पर के होना चाहिए, मतलब के क्रॉस आई इट शुड बी इक्वल टू माइनस का जे होता है, तो के की वैल्यू होनी चाहिए। कौन सा होना चाहिए? आपने कहा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल, दो कंडीशन देखनी थी, आंसर मैच करा लेना था। समझ में आता है बच्चे? अब इसी पर थोड़ा और प्यारा क्वेश्चन देखो, अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन इन द वैक्यूम इज E बराबर E नॉट J। मतलब अब J पर आपने क्या समझा? आपने कहा J का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड Y डायरेक्शन में है। आपने कहा ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स से क्या समझा कि डायरेक्शन ऑफ वेव इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। आपने कहा वेरी गुड, ये y x इलेक्ट्रिक फील्ड बी एट द मोमेंट इन t इक्वल्स टू g कितनी होगी? आपने कहा सर देखो ये y में होता है ये z में होता है, तो आपको सिंपल सा रिलेशन पता है भैया, i कैप आना चाहिए, e मतलब j, तो j क्रॉस k की वैल्यू ही i के बराबर होती है। आपको पता है v शुड बी इक्वल टू e क्रॉस b, तो भाई ये रिलेशन ही सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए इट शुड बी इन द के डायरेक्शन, तो पहली चीज फिक्स करोगी वो के में होगी। आपने कहा सर ठीक है के में होगी, तो के में तो लगभग सारे दो नहीं ऊपर के दो के में है। आपने कहा ठीक है, अंदर का मामला सेट रहेगा। वैसे ये के है बच्चे, तो इसको ध्यान से रखिएगा ये के होगा, ठीक है ना। तो आपने कहा सर ठीक है, अब क्या होगा? आपने कहा सर अब वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी ये आगे वाले फैक्टर की। तो आपने कहा सर कैसे कैलकुलेट करें? मैंने कहा देखो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा,
क्या क्या रिलेशन होता है? आपने कहा सर सिंपल सा रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सी बी नॉट होता है, ई नॉट बराबर सी बी नॉट। तो अगर मैं बी नॉट की बात करूं तो बी नॉट को हम लोग लिख सकते हैं ई अपॉन सी, और ई अपॉन सी लिखेंगे ई नॉट अपॉन सी, और सी को अगर मैं लिखना चाहूँ कि हर जगह म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखा है तो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो ई नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल बी द मेरे प्यारे बच्चों आंसर। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है? डायरेक्शन के हिसाब से के कैप डायरेक्शन हो जाएगी और एम्पलीट्यूड के हिसाब से ये हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज बी, सॉरी ए पार्ट। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका? आपने कहा सर कोई परेशानी नहीं, कोई शंका नहीं, कोई आशंका नहीं। मैंने कहा चलो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि ये, अब ये होता है स्पेक्ट्रम पर बेस्ड क्वेश्चन। बहुत बेसिक चीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है, ईएम वेव्स स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि एनर्जी रेंज कहां से कहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लाई करती है। अगर हम बात करें तो रेडियो वेव्स, सबसे हल्की जो एनर्जी होती है वो रेडियो वेव से स्टार्ट होती है, फिर माइक्रोवेव, और फिर आते हैं आपके इंफ्रारेड, फिर आती है विजिबल, फिर आती है आपकी यूवी, फिर आपकी आती है एक्स रेज सॉफ्ट हार्ड, फिर यहाँ आते हैं गामा रेज, और फिर सबसे हाईएस्ट गामा रेज होते हैं, फिर न्यूट्रिनोज एंटीन्यूट्रिनोज सब वही होते हैं। तो बेसिक जो सीक्वेंसिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। विजिबल रेज की जो एनर्जी होती है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास रहती है। सामान्यतः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की जो एनर्जी होती है वो विजिबल रीजन में लाई करती है। किस में लाई करती है? विजिबल रीजन में। अल्ट्रावायलेट रीजन की बात करते तो सामान्यतः बोला जाता है कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगभग यहाँ लाई कर रही होती है। इंफ्रारेड रीजन की बात करते तो 0.01 रीजन वो होता है जहां इंफ्रारेड की एवरेज एनर्जी की बात की जाती है, वो यहां पर लाई करता है। जो विजिबल रीजन होता है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग, कई बार पढ़ा भी होगा तो उम्मीद करता हूं दिमाग में होगा भी। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन वेवलेंथ। वेवलेंथ किसकी सबसे ज्यादा होती है? आपको पता है एनर्जी जो होती है वो एच म्यू या एच सी बाई लैम्डा होती है, मतलब जितनी एनर्जी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी और फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका एनर्जी कम होता है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी। सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी दिखाई पड़ रही है? आपने कहा सर यहां पर अगर देखा जाए तो एक्सरे की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, तो सबसे कम एक्सरे का होना चाहिए। एक्सरे के बाद अबे नहीं, अबे कोई सही नहीं दिख रहा, अबे गलत बना दिया क्या इनने? बेटा ये विजिबल यहां उठ के आएगा, लैम्डा ऑफ द एक्सरे सबसे छोटा होगा, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा, फिर लैम्डा ऑफ द विजिबल होगा बच्चे, और फिर लैम्डा ऑफ द माइक्रोवेव होगा, और फिर आपका लैम्डा ऑफ द रेडियो वेव होगा। याद रखिएगा, सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया शायद, या टाइपराइटर ने गलत कुछ कर दिया, तो ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली सी सही होगा। द सीक्वेंस वुड बी लैम्डा एक्सरे, देन लैम्डा विजिबल, देन लैम्डा मीडियम। जो सबसे ज्यादा लैम्डा मतलब सबसे कम एनर्जी, तो सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव्स की होती है, फिर माइक्रोवेव्स की होती है, फिर इंफ्रारेड की होती है, फिर आपका विजिबल आता है, फिर अल्ट्रावायलेट आता है, फिर उसके बाद आपका एक्सरेज आते हैं, फिर आपके गामा रेज आते हैं। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन? एक्सरे, तो सबसे कम उसकी होगी। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो सही आएगा वो सी होगा, ये अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेसिक थ्योरी मैंने आपको करा दी, ये दोनों करा दिए, और 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो गए, और लगभग हमने हर वैरायटी का सेमीकंडक्टर और हर वैरायटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी समझ लिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छा लगा है तो धन्यवाद, और अपनी पढ़ाई को ऐसे करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।